अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एपीएस पास पेपर का सलूशन है, उसका जो पार्ट हमारे पास है अभी बी और सी इस लेक्चर में हम करने लगे हैं। तो जो ये सब्जेक्टिव पार्ट है, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें उसने हमें क्या दे दिया, ए बी सी डी, और वो ये गिवन में ये कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, कि ये जो है ना ए बी सी डी, ये जो है ये हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियम है। उसमें कह रहे हैं जो ए से बी तक की जो लेंथ है ना, यानी ए से बी तक वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। ए से डी इसकी बात कर रहे हैं, ए से डी ये कितना है जी, कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर है। और सी डी उसने यहाँ पे स्टेटमेंट में नहीं दिया हो, लेकिन इसमें जो फिगर है इसमें दिया हो सी डी 3 सेंटीमीटर है। फाइंड हमने करना है लेंथ ऑफ ए सी, यानी ए से लेकर जो सी तक लेंथ है ना, ये हमने फाइंड करना है। तो अगर हम एक ना इसको ना, ये मेरे पास एक रखी हुई है मैंने, बड़ा सा स्केल मुझे नहीं मिल रहा था तो ये मैंने ले लिया। इससे क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट है और ठीक है। तो मैंने ए को सी से ज्वाइन कर दिया। अब अगर आप देखें कि जब मैं ए को सी से ज्वाइन करता हूं तो उसमें मेरे पास क्या बनता है, ये मैं थोड़ा सा, ठीक है, ए को मैं सी से ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास एक ट्राइंगल बनती है। कैसी? ये एक ट्राइंगल बनती है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसमें जो ए से लेकर बी तक है ये क्या है जी, 9 सेंटीमीटर है। तो ए से लेकर सी तक मैंने फाइंड करना है, जबकि बी से सी तक मेरे पास लेंथ नहीं है। अगर मेरे पास बी से सी तक लेंथ होती तो मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस होता, हाइपोटेन्यूज में आसानी से निकाल सकता था। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, बीसी। बीसी के लिए अभी मुझे ये है कि मैं यहां से ए ई डी एक ट्राइंगल अलग करने लगा। ये देखिए, ये कुछ ऐसी ट्राइंगल को मैंने एक इसमें से निकाल लिया, जिसमें ये ए है, ये ई है, ये ए है, ये ई है, ठीक है। इसका बी का मैं थोड़ा इधर लिख देता, और ये मेरे पास क्या है जी, डी है, ठीक है। इसमें देखें ए से डी तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है जी, लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ए से ई तक जो है ना वो मेरे पास कितना है जी, 6 सेंटीमीटर। आप सोच रहे हैं ये 6 कहां से आ गया, मैं बताता हूं आपको। अब देखें, अगर सी से डी 3 है तो लाजमी बात है ई से बी भी क्या होगा, 3 होगा। तो अगर टोटल ये देखें यहां से लेकर यहां तक ये टोटल 9 है, तो यहां से यहां 3 है और यहां से यहां 6 है। ये प्रॉपर मैं सोल्यूशन करके बताऊंगा, सिर्फ ये बता रहा हूं। अब मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम जो लगाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगी, जो ई डी की लेंथ है ना वो आ जाएगी। जितना ई डी होगा इतना ही बी सी होगा, क्योंकि इसके बीच में ई डी और बी सी एक रेक्टेंगल है। उस रेक्टेंगल के ऊपर असल में क्या रखा गया है, एक ट्राइंगल को फिट किया गया है। इसके नीचे क्या थी, एक हमारे पास ऐसे एक ट्राइंगल है। मैं ये क्वेश्चन की थोड़ी, जिसमें मेरे पास ये ई है, ये मेरे पास क्या है जी, बी है, और ये मेरे पास क्या है जी, सी है, और ये क्या है, डी है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो लाजमी बात है ये भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। अब ए डी जितना होगा इतना ही ई डी होगा, इतना ही बी सी होगा। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि टू फाइंड ए सी, कि ए से लेकर सी तक की जो लेंथ है फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन ए टू सी, कि ए को सी से ज्वाइन कर दो, एंड we get triangle ABC, कि भाई हम जब ए को सी से ज्वाइन करते हैं तो ए बी सी हमारे पास क्या आता है, एक ट्राइंगल बनता है, जिसमें ए बी जो है वो हमारे पास कितना है जी, 9 सेंटीमीटर है। ए बी हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, और एंगल जो एंगल ए बी सी ये 90 डिग्री हो जाएगा। ए बी सी यानी यहां पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये बी सी हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हम पहले इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ए ई डी, कि मैं ए ई डी जो मैंने यहां पे बना लिया, ए ई डी ये सॉल्व करने लगा। तो उसके लिए
एक चीज यहाँ पर हमें और इधर कर लें या इधर लिख लें, एक ही बात है। उसके लिए हमारे पास जो है ना ए बी जो है उसको अभी समझिएगा। जो ए बी है ये किसकी इक्वल है? ये इक्वल है ए ई प्लस ई बी के। ये देखें ए बी जो है ये पूरी लाइन है, ए बी पूरी लाइन है, ये किसकी इक्वल है? ए ई और ई बी, यानी ए बी पूरी लाइन थी, इसके ना दो पीस हमें बन गए, यानी इसको हमारे पास इसके दो पार्ट है, एक ए से लेकर ई तक और एक ई से लेकर बी तक। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, जो सी डी है वो इक्वल होगा किसके? ई बी के। ये देखें सी डी ई बी अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है, और वो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, और ये दोनों किसके इक्वल है? 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अब ए बी आपके पास देखें कितना है, ए से बी तक कितना है? 9, ये गिवन में भी है ए बी 9। तो ए ऊपर वाली इक्वेशन में हमने पुट करना है, ए बी की जगह क्या पुट करें? 9 इज इक्वल टू ए से लेकर ई तक हमने क्या करना है? फाइंड करना है। ई हमने क्या फाइंड करना है जी? ई हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ए ई ऐसी ई बी देखो हमारे पास कितना है जी? 3। तो 9, ये 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ए ई, तो यूं ए ई को मैं इधर लिख देता हूं, वो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये ए ई 6 सेंटीमीटर। अब देखें ए ई डी में हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, बेस फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर। अब हम इधर लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, कि अभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इसको बेशक बेस को पहले लिख लें, परपेंडिकुलर को बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें हाइपोटेन्यूज ये है ए डी है, तो ए डी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो उसकी वैल्यू कितनी है जी? 10 है, तो 10 का स्क्वायर ले लें। ये देखिए परपेंडिकुलर ए ई है जो कि 6 है, 6 लिख लें। बेस हमारे पास क्या है? ई डी है जो कि हमने फाइंड करना है, इसका स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 100। 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है, तो 36 को मैं 7 इस साइड पे भी ले आऊंगा, तो इस साइड पे आके ये देखिए 6 6 36 होगा, इक्वल किस साइड पे आएगा? तो माइनस हो जाएगा, और इस तरफ बचेगा जी ई डी का स्क्वायर। 100 में से 36 निकाल दें तो 64 बचता है, और इधर आ जाएगा ई डी। हमें चाहिए जो है ना ई डी चाहिए, ई डी का स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, तो यूं हमारे पास जो ई डी है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखें ई से डी तक, यानी ई से डी तक ये आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी इधर तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम ये लिखेंगे कि जो ई डी है वो इक्वल है बी सी के, और ये दोनों क्या है? 8 सेंटीमीटर के होंगे। वजह क्या है कि दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। दोनों क्या है कि साइड इक्वल है, रेक्टेंगल है हमारे पास, और ये रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है, इसलिए इक्वल है, ठीक है। अब बेशक इधर साथ लिख दीजिएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब अगर हमारे पास ये जो ई डी है देखो वो हमारे पास कितना आ गया जी? 8 सेंटीमीटर इधर आ गया है, तो ये भी तो क्या होगा? 8 सेंटीमीटर होगा, सही हो गया। तो यूं हमारे पास जो बी सी है वो 8 आ गया, ए ई जो है ए सी हमने फाइंड करना है, यानी कि ये वाली कौन सी ट्राइंगल? बी सी, देखें ना बी सी 8 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। ए बी 9 है, इसको जब ज्वाइन किया तो ए सी वो हमने फाइंड करना है, जबकि बी सी हमारे पास 8 है। अब आपने यहां मेंशन करना है कि इन ट्राइंगल ए बी सी के हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी, जिसमें एंगल जो है ए बी सी जो है वो कितना है? 90 डिग्री का, यानी ए बी सी यानी राइट ट्राइंगल है। तो अगेन हमारे पास क्या आएगा? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ए सी हमने फाइंड करना है, तो आपने लिख देना है जी ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ए बी है जो कि आपके पास क्या है जी? 9 9 का स्क्वायर है। बेस हमारे पास देखो क्या है? 8 है, बी सी है, तो 8 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो 9 9 सर कितना आ जाएगा जी? 81।
और 8 8 ज़ा 64, 4 और 1 5, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो 145 आ जाएगा ए सी का स्केयर। तो अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड कर लेना है, क्योंकि हमें ए सी का स्केयर नहीं चाहिए, ए सी चाहिए। तो ए सी इज इक्वल टू 12 पॉइंट कुछ कैलकुलेटर पे आना चाहिए 04 आ रहा है, क्योंकि 12 12 144 होता है ना, तो 12 से लाजिम बात थोड़ा सा ऊपर 04। तो आप इसे लिख देंगे ए सी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 12.0 सेंटीमीटर जो है हमारे पास आ गया। तो लेंथ ऑफ यूं फाइनल जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट लेंथ ऑफ ए सी is approximately 12.0 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। तो यूं हमारे पास जो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अ लेडर ऑफ लेंथ 21 मीटर। अब वो कह रहा है कि एक सीढ़ी है, लेडर है, जो कि जिसकी लेंथ कितनी है 21 मीटर है, इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, कि ये एक वर्टिकल क्या है, वॉल है, यानी ये हमारे पास क्या है, दीवार है, इसके साथ ये सीढ़ी लगी हुई है, लेडर लगी हुई है, और इस लेडर की जो लेंथ है वो कितनी है जी 21 मीटर है। कितनी है जी 21 मीटर लेंथ है इसकी। इट विद इट्स फीट 17.2 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, कि ये जो बेस ऑफ वॉल है, यानी ये दीवार का जो पांव है उससे जो सीढ़ी के पांव हैं उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो है 17.2 मीटर है। ठीक है, आगे पूछ रहा है हाउ फार अप द वॉल डज द लेडर रीच। अब वो कह रहा है कि बताएं कि ये जो सीढ़ी है इस दीवार के साथ जहां तक पहुंची है उस दीवार की ऊंचाई कितनी है, यानी जहां टॉप पर सीढ़ी इसको टच कर रही है, लेडर टच कर रही है, वहां से लेकर ग्राउंड तक जो दीवार की वॉल की हाइट है वो कितनी है। तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला फाइंड करना है, ए बी और सी हम इसका नाम रख लेते हैं और इसको लेट कर लेंगे कि ये वॉल ऑफ जो हाइट है वो क्या है, एक्स मीटर है। ठीक है, तो चलिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि लेट जो हाइट है ना, लेट हाइट ऑफ वॉल जो है दैट इज इक्वल टू एक्स मीटर, कि इसकी क्या है, ये एक्स मीटर इसकी क्या है जी हाइट है। देख लेते हैं कि 17.2 ही है, कहीं ज़्यादा तो या कम तो नहीं है, और ये 17.2 ही है। तो हमारे पास ये क्या है जी, लेट हमने कर लिया, ठीक है। उसमें हमारे पास और जो है दी हुई है लेंथ ऑफ लेडर जो है, लेंथ ऑफ लेडर एल है, उसने हमें दे दिया है कितना है जी 21 मीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम वॉल जो है यानी उसका कितना है जी 17.2 मीटर है। ये हमारे पास क्या है, गिवन डेटा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है जी, ये हमारे पास सारा गिवन है, ये दो गिवन इनफैक्ट, और ये वाला हमने फाइंड करना है। तो चलो फिलहाल इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब हमने करना ये है कि अब देख सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, तो इसलिए बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वहां लगता है जहां राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल वर्टिकल वाल है, तो लाजिमी बात है यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ से इसके पांव से दूर जो है 17.2 मीटर है, जबकि इसकी जो लेंथ है दैट इज हाइपोटेन्यूज वो कितना है जी 21 मीटर है। अब वो क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। आप चाहें तो बेस पहले लिख लें, परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास क्या है जी ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है जी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये लास्ट ये हमारे पास क्या है जी बेस है। तो जो परपेंडिकुलर है वो बी सी है, तो आपने लिख देना है जी बी सी का स्क्वायर, और बेस जो है वो हमारे पास ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 21 दे दिया, तो 21 लिख ले। बेस हमारे पास 17.2 है, 17.2 ये देख सकते हैं ना कि सॉरी ये परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर में क्या है हमारे पास बी सी है, जो बी सी है वो एक्स है, तो इधर आपने लिख देना है जी एक्स का स्क्वायर, और ए बी बेस ये है दैट इज 17.2, तो 17.2 इसका देखें
आ गया स्क्वायर। अब ये जो इसका स्क्वायर है 441 इज इक्वल टू, ये देखिए 21 का स्क्वायर लिया तो 441 आ गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, आगे प्लस। अब 17 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, 17.2 मल्टीप्लाई बाय 17.2, 295.84, 295.84 हमारे पास आ गए, 295.84 यस। अब हमने क्या करना है कि 441 इसको इधर आकर माइनस करा देंगे, 295.84 इज इक्वल टू एक्स के। लाजिम बात है एक वैल्यू प्लस वाली है, जब इक्वल के इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 145.16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आपने क्या ले लेना है जी, स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट करके ये आ जाएगा जी 12.048, 12.048 यस, 48 इज इक्वल टू एक्स। तो मैं एक्स को इस तरफ लिख लेता हूँ, तो 12.0 लिख के या 12.01 लिख दें, 1 मीटर हम आने लिखते हैं 1, क्योंकि देखिए 4 के बाद क्या है 8 है, यानी ये अपर फैमिली में, अपर फैमिली से ये मुराद होती है 5 6 7 8 9। अगर ये 5 6 7 9 8, ये 5 जो डिजिट होते हैं 5 से लेकर 9 तक इसे अपर फैमिली कहते हैं, ठीक है, और 0 से लेकर 4 तक ये लोअर फैमिली होती है। तो जो अपर फैमिली का नंबर अगर आपके पास आ जाए तो जहां तक आपने लिखना है, यानी कि हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने थे, तो हम दूसरा, एक सेकेंड सॉरी, इसको 5 लिखना था। देखिए पॉइंट के बाद हमने सिर्फ 4 तक, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने थर्ड डिजिट को देखा तो वो 8 था, तो इसकी वजह से इस पिछले वाले में +1 ऐड हो जाएगा, तो 5 ऐसे लिख सकते हैं, या आप यूं भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 12.01 मीटर, दैट इज द अप्रोक्सीमेटली लेंथ, ठीक है। तो क्या उसने कहा था कि डिस्टेंस यानी हाइट ऑफ वॉल, तो हाउ डज, हाँ ठीक है, हाइट ऑफ वॉल, height of wall that is equal to 12.01 मीटर। इसके साथ अप्रोक्स लिखते हैं, इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली, नॉट 100% तो नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू है। तो ये हमारे पास इसका जो दूसरा क्वेश्चन था सेक्शन बी का, वो भी हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जी देख सकते हैं ABCD, उसने एक रेक्टेंगल दी, उस रेक्टेंगल में से ये एक सेमी सर्कल क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है, सेमी सर्कल क्या कर दिया, निकाल दिया। तो हमें ये करना है कि ये शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें देखें कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है, इसका अगर एरिया हमारे पास हो और एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो, हाफ सर्कल, तो अगर हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होगा उसमें उसको हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल जब निकालेंगे तो हमारे पास पीछे एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच जाएगा। अब देखिए, अब हमें गिवन ये है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये है जो कि 12 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल या विड्थ भी उसे कह सकते हैं, दैट इज BC 15 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ SEMI सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कल मतलब होता है हाफ सर्कल। तो सर्कल का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल का, लेकिन हमें एरिया ऑफ सर्कल नहीं, हमें सेमी सर्कल चाहिए। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस कंप्लीट शेप का एरिया आ जाएगा। उस एरिया में ये जो अनशेडेड पार्ट है वो भी इंक्लूड होगा, लेकिन हमें अनशेडेड पार्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शेडेड चाहिए। इसीलिए हमने बीच में माइनस कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसको, जो क्या है, अनशेडेड एरिया, यानी वो पार्ट जो हमें नहीं चाहिए। तो वो उसकी शेप कैसी है, उसकी शेप है सेमी सर्कल, यानी हाफ सर्कल है। इसलिए हमने उसका फार्मूला लिखा ताकि उसका हमें पता चल जाएगा कि इस पार्ट का एरिया कितना है। जब इस सेमी सर्कल के पार्ट का एरिया हमें पता चल जाएगा तो जो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसमें से ये अनशेडेड पार्ट निकाल देंगे, तो जो पीछे बचेगा दैट इज द ग्रीन पार्ट, अनशेडेड एरिया। तो सबसे पहले, अच्छा, इसके लिए हमारे पास ना रेडियस है, तो रेडियस हमें चाहिए, तो इसके लिए हम रेडियस का फार्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है, ये दरअसल ये अगर 12 है ना तो ये भी क्या होगा, 12 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा,
12 सेंटीमीटर होगा, दैट इज द डायमीटर ऑफ जो सर्कल होगा। तो डायमीटर ऑफ सर्कल का मतलब ये होगा कि जो डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, जब हम उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो यूं हमारे पास आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है, तो अब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास आए लेंथ हमारे पास कितनी है जी, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, और मल्टीप्लाई बाय ब्रेड हमारे पास कितनी है जी, 15 सेंटीमीटर है। ये देखिए -1/2 आपने ऐसे ही लिख देना है। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14 भी लिख सकते हैं, 142 भी लिख सकते हैं, 3 पाई की जगह 22/7 लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो उसमें कहीं पर भी उसने पाई की वैल्यू मेंशन नहीं की हुई। अगर वो मेंशन करता है ना पाई की वैल्यू लाइक 22/7 या 3.142, तो फिर तो, या 3.14 सिर्फ लिख देते हैं, तो फिर हम वही पुट करते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो 3.142 पुट कर सकते हैं, 3.14 भी पुट कर सकते हैं, 22/7 भी पुट कर सकते हैं। असल में 22/7 को डिवाइड करने से यही वैल्यू आती है। अब देखें आगे क्या है जी, आर हमारे पास कितने हैं जी, 6 है, तो 6 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हो गया जी। अब 12 को 15 से अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो ये होता है जी 180। अब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो क्योंकि एरिया है तो एरिया के साथ तो स्क्वायर होता है, माइनस 1/2 आप फिलहाल ऐसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 3.142 भी ऐसे ही रहने दें, और इधर क्या कर दें जी, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। तो अभी बाकी का पार्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 180 जो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 का टेबल कितनी दफ़ा जाता है जी, 18 टाइम जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा जी 3.142 मल्टीप्लाई बाय 18 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो आर है वो 6 है, तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो यूनिट के ऊपर भी तो स्क्वायर आएगा ना। तो अब हमने क्या करना है कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3.142 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 18 56 क्या आ जाएगा जी, 56.556 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने क्या कराना है जी, माइनस 56.556 माइनस 123.44, तो 123.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूं हमारे पास क्या आ गया जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 123.44 लिख लें या 4 लिख लें सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हमारी फाइनल फाइंडिंग दी। हमने किया क्या कि जब हमने लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारे पास कितना आ गया, 180 वो एरिया है जिसमें ये ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट यानी शेडेड और अनशेडेड दोनों शामिल हैं। तो इसमें 180 में अनशेडेड पार्ट शामिल है, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल शामिल है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेमी सर्कल है, जो अनशेडेड पार्ट है, वो उसका एरिया कितना है। तो उसका एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, सेमी सर्कल का फार्मूला लगाया 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 और 6 का स्क्वायर 36, ये 2 जो है 2 18 टाइम 36 होता है, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 18 किया तो 56.556, ये वो एरिया है जो इस वाइट पार्ट का है। तो हमें तो वाइट पार्ट का एरिया नहीं चाहिए, हमें तो ये ग्रीन पार्ट का चाहिए, यानी शेडेड पार्ट का चाहिए। तो इसलिए जो टोटल एरिया था जिसमें शेडेड अनशेडेड दोनों शामिल थे, उसमें से अनशेडेड पार्ट निकाल दिया, तो हमारे पास 123.4 सेंटीमीटर स्क्वायर वो एरिया है जो शेडेड है। तो यूं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर, अगर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है जी 4, ये पेपर अगर आप देख सकें तो ये इसकी जो शेप, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि भाई वो पेपर दिखा दें, तो पेपर हमारे पास ये है। इसमें हमारे पास जो आर्क क्या कह रहा है जी, ए ओ बी इज अ सेक्टर, बल्कि लिखा हुआ क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, कह रहा है ए ओ बी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ए ओ बी एक सेक्टर है सर्कल का, मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो ये उसका सेंटर है, तो उसका एक पार्ट अगर बीच में से ना ऐसे कट कर दिया जाए, ठीक है, ये इसको चलो एक कट कर दिया जाए पार्ट, तो ये जो पार्ट होगा ना इसको क्या कहते हैं, सेक्टर, यानी उसका एक हिस्सा, उसमें दो लेंथ जो होती है ना ये रेडियस कहलाते हैं, और ये जो बाहर वाली लेंथ होती है ना ये वाला सर्कल का एक छोटा सा पार्ट जो कर्व में होता है उसे आर्क लेंथ कहते हैं। तो ये मैंने इस तरह थोड़ा बड़ा बना दिया कि ए ओ बी एक सर्कल का एक सेक्टर है, फाइंड द एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल, कि ये जो सर्कल के, ये सर्कल था ना, यूं एक सर्कल था, उसके बीच में ना ये इस सेक्टर का जो सर्कल, ये जो सेक्टर है उसका जो ये दरमियान में एंगल है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इनफैक्ट ए ओ बी एक एंगल है, ए ओ बी एक एंगल है, फाइंड करना है। जबकि
एन आर्क लेंथ 15 सेंटीमीटर, बता रहा है कि यहाँ से यहाँ आर्क लेंथ, यूं यानी कि जो सर्कल की आर्क लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है, आर्क लेंथ 15 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर, उसने ये आर है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, एंगल एट सेंटर एक्स, ये जो सेंटर में एक्स एंगल है ये फाइंड करना है। फार्मूला हमने अप्लाई किया, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एक्स बाय 362 पाई आर, ये आर्क लेंथ होता है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आर्क लेंथ उसने हमें खुद दे दी है, कितनी दे दी है, वेयर इज आर्क लेंथ, यस 15, तो इधर हमने लिख देना है जी 15 सेंटीमीटर। एक्स क्योंकि हमने फाइंड करना है, एक्स डिग्री यानी इनफैक्ट ये एंगल है, और 360 हमने ऐसे ले देना है, 2 हमने ऐसे लिख देना है, पाई पाई की जगह हम पुट करेंगे 3.14 लिख दें, 3.142 लिख दें, और रेडियस की जगह हम क्या पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर कभी आप 3.14 पुट करते हैं, कभी 3.142 पुट करते हैं, कभी 22/7 पुट करते हैं। हाँ, अगर वो हमें दे देता है कि पाई की वैल्यू 22/7, तो डेफिनेटली फिर हमें 22/7 ही पुट करनी होती है। अगर वो हमें 3.142 दे देता है, हमें 3.142 पुट करनी होती है, 3.14 दे दे, हम 3.14 पुट करनी पड़ती है हमें। लेकिन हमें ना दे, ये कोई भी वैल्यू ना दे, तो फिर हम चाहें तो तीनों वैल्यू में से कोई भी पुट कर सकते हैं, 3.14 भी पुट कर सकते हैं, 3.142 भी पुट कर सकते हैं, 22/7 भी पुट कर सकते हैं, ठीक हो गई। अब हमने क्या करना है कि ये जो 15 सेंटीमीटर है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, एक्स डिग्री ऐसी रहने, फिलहाल 360 को ऐसे ही रहने दें। ये जो साथ वाले हैं ना, इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, 3.14 और 12। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। अच्छा, इसमें वैसे एक और भी हो सकता है कि इस 2 को ना पहले इस कट करके 180 कर दें, ठीक है, 180 कर दें, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा जी, देखिए कितना बन जाएगा जी 180। तो फिर अच्छा, और 3.142 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा, अब ये 12 जो है ना, 12 का टेबल 180 पे 15 टाइम जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब देखिए 3x यहाँ कितने है जी, 3.142 को 15 पे डिवाइड कर दें, 3.142 को 15 पे जब आप डिवाइड करें, मैं लिख देता हूँ, एक्स के नीचे चले ऐसे लिख लें ताकि पूरी वैल्यू आपको समझ आता है, 3.142। अच्छा एक और भी काम आप कर सकते हैं, पहले आप क्या करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 360 कर लें, यानी ऐसे भी करेंगे तो वही आंसर आएगा जो अभी आने वाला है। अब 15 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड, सॉरी 3.142 50 डिवाइड बाय 15, तो ये मेरे पास आ रहा है जी एक्स के साथ 0.20946 20964 20946 946, ठीक है। अब चाहे तो 0.21 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप 2 को 3.14 और 12 से मल्टीप्लाई करके 360 पे डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास इसी तरह की वैल्यू आएगी। इधर आ गया हमारे पास कितना है, 15। अब ये जो 15 है, ठीक है, चलो यूनिट खत्म कर दें क्योंकि यूनिट दोनों उस साइड पे और इस साइड पे भी यूज होते हैं, तो इसको बेशक यूनिट ना लेके वो डायरेक्ट कट जाते हैं कि 12 के साथ भी तो सेंटीमीटर है तो कट जाएगा, डिवाइडेड बाय यही लिख लेते हैं। अच्छा, इसको ना 0.21, अच्छा कुछ स्टूडेंट हो गए वो बगैर लेक्चर देखे क्या कहेंगे कि जी ये 21 कहाँ गया, तो एक स्टेप में और कर लेता हूँ, इज इक्वल टू एक्स 0.21, यानी हमें क्या किया कि 0 के बाद का नंबर जो है ना अपर फैमिली में से है, यानी कि 9 है, ग्रेटर देन 5 है, 5 या 5 से बड़े वाली जो ग्रुप है उसमें से है, तो इसलिए इस पिछले वाले में 1 ऐड कर देंगे, तो इसलिए 21 हो गया। अब 15 को 21 पे यानी 0.21 पे डिवाइड करेंगे, तो अब देखिए जी 15 डिवाइड बाय 0.21 7, ये हमारे पास आ गया जी 71.428 आ गया, 28 इज इक्वल टू एक्स। तो हम लिख देंगे एक्स को इस तरफ लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं जी 71.43 लिख लें या 71.4 लिख लें, एक ही बात है, ये डिग्री में आ जाएगा। तो एंगल एट फाइनल रिजल्ट, इधर आपने हेडिंग दे देनी है फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या कहा उसने, फाइंड एंगल एट द सेंटर, फाइंड एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू कितना आ रहा है जी 71.43 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया जी, फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इतना ही हमने फाइंड करना था, तो यहाँ तक हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हो गया जी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी।
अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो 2 का पार्ट 5 है, कह रहा है एन ओपन कोन हैज़ अ स्लांट हाइट ऑफ 5 मीटर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ 251 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस। ये क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है 5, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट है जो ऊपर मैंने लिख दी है। इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक कोन है जो नीचे से ओपन है। आप बिल्कुल इस तरह समझें जैसे बर्थडे कैप होती है, तो आप सर पे रखते हैं, ऊपर बिल्कुल कोन होती है और नीचे से ओपन होती है। तो उसका जो बेस होता है वो देख सकते हैं कि वो सर्कुलर होता है, यानी एक सर्कल की शक्ल में होता है और बाकी ये इस तरह कोन की शक्ल में होती है। अब वो ये कह रहा है कि जो एन ओपन कोन हैज अ स्लांट हाइट, इसको कहते हैं ना, ये जो यूं हल्की सी यूं होती है स्लोप में, इसको स्लांट हाइट कहते हैं। वो कहते हैं 5 मीटर है। एंड कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वो यूं जो इसकी गोलाई होती है ना, जो राउंड में होती है, वो कितना है 251 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस, कि ये जो सर्कुलर बेस है, ये सर्कल है ना इसका, तो यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस है, यानी कि वो जो नीचे सर्कल है, वो कैप है, वो कितनी, लाजमी बात है कि छोटे बच्चे के लिए लेते हो 1 ईयर या 2 ईयर्स के बच्चे के लिए वो कैप, बर्थडे के, तो कैप वो छोटी होती है। जबकि अगर किसी बड़े बच्चे की 10 या 12 ईयर्स का बच्चा है, तो डेफिनेटली उसकी जो कैप होगी वो साइज में जरा बड़ी होगी, तो उसका नीचे वाला सर्कल इनफैक्ट बड़ा होगा, तो ये ऊपर भी चेंज आएगा। तो ये हमें देखना है कि ये जो नीचे से कैप ओपन है उसका रेडियस कितना है। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये फार्मूला, तो हम यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं लगा रहे, उसकी वजह ये है कि ये तब लगता है जब ये नीचे से ओपन ना हो, कोई ऐसी चीज हो, यानी जो नीचे वाला एरिया भी पूछ रहा हो। अब वो कह रहे हैं ना ओपन है, यानी क्लोज नहीं है, बंद नहीं है, तो इसलिए ये वाला तो बीच में खत्म हो गया ना, पाई आर स्क्वायर तो नहीं आएगा क्योंकि वो ओपन है। तो इसलिए सिर्फ क्या लगेगा, ये वाला पाई आर एल, ये जो राउंड में है उसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो गिवन टू सरफेस एरिया 251 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रही, हाइट 5 मीटर। अब एक और चीज का ध्यान देना, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एज इट इज यूज कर लेते हैं। हमेशा 7 यूनिट नोट किया करें। इधर देखिए सेंटीमीटर में उसने एरिया दिया हुआ है और जो हाइट है वो मीटर में दी हुई है, तो हमेशा छोटे यूनिट में लेके जाया करें। अगर उसने कहा ना हो कि आंसर मीटर में दें या इस तरह कोई कंडीशन ना लगाई हो, तो जो छोटा यूनिट है उसमें, तो ये जो क्या होता है कि जो 1 मीटर होता है, यानी 1 मीटर होता है, उसमें क्या होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब भी मीटर को आपने सेंटीमीटर में लेके जाना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए 5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो हाइट है जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमारे पास कितना आ गया 500 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, सर्कुलर रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस, के जो बेस है उसकी सर्कुलर है, उसका जो रेडियस है वो कितना है, वो हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन के लिए फार्मूला लगा दिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल लगाया, ये पाई आर स्क्वायर बीच में से निकाल दिया क्योंकि ओपन है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14 लिख दें या 142 लिख दें। आर हमने फाइंड करना है, तो आर को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। एल मेरे पास कितना है जी 15 है। एल हमारे पास कितना है जी 500 है। देखें एल की वैल्यू कितनी है 500 है, ये स्लांट हाइट इसे कहते हैं, 500 सेंटीमीटर आ गया। जबकि सरफेस एरिया उसने हमें दे दिया 251 cm स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, 251 cm स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखें आर आ जाएगा, और 3.142 को 500 से हम क्या कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई करते हैं। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 500 करें तो 1570 आप तकरीबन आ जाता है, 1570 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ये जो 1570 है, इसको हम इसके नीचे आके इधर डिवाइड कर लेंगे। ये 7 देखें ना सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास ये आ जाएगा जी 251 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1750 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। तो आर में इस तरफ लिख लेता हूँ, सेंटीमीटर के स्क्वायर से ये यूनिट कट जाएगा, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 0.1598। तो यूं हमारे पास क्या उसने क्या कहा था, क्या फाइंड करें जी, रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस। तो अब आपने यहाँ लिख देना फाइनल रिजल्ट की हेडिंग दे देते हैं, बल्कि इसको चलो एक स्टेप और आर इज इक्वल टू 0.16 सेंटीमीटर लिख दें, क्योंकि देखें 5 के बाद 9 है, जो कि एक अपर क्लास फैमिली से नंबर तल्लक रखता है। यानी अपर क्लास क्या होता है 5, 6, 7, 8, 9। अगर इनमें से कोई भी नंबर हो, तो वो जहां तक आप लिखना चाह रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट, याद रखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट
लिखना चाह रहे हैं तो तीसरे को हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो जिस डिजिट को हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं वो अगर 5 या 5 से बड़ा यानी 9 तक हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो उससे पहले वाला जो डिजिट होता है वो 1 इंक्रीज कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर हमारे पास 5 से कोई छोटा नंबर होता है यानी लोअर फैमिली से होता है, लाइक 4, 3, 2, 1, 0 होता है, तो फिर हम इसको 5 ही रहने देते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, या फाइनल रिजल्ट लिख लें या फाइनल फाइंडिंग लिख लें, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, उसने क्या कहा था, रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस। तो आपने लिख देना है जी रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस इज इक्वल टू 0.16 सेंटीमीटर। ये हो गया जी हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी का पार्ट 6, उसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। यानी आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, तो मैंने कोशिश की है जिस तरह मुझसे बन सकती है, अदरवाइज ये देख सकते हैं कि इस तरह का एक पिरामिड है जो कि बेस जिसकी क्या है 10 फीट है, हाइट जो है 32 फीट है, और फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड की बात कर रहे हैं कि वो फाइंड करें। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है ना एरिया, सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, वो होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय उसके जो साइड फेसेस होते हैं। आप जरा इसको समझिए कि अब देखिए जो हमारे पास पिरामिड होता है वो क्या होता है कि नीचे उसका एक बेस होता है। अब बेस उसका किसी भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगल लाइक रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, या डिफरेंट टाइप्स हैं। उसका एक अलग लेक्चर मैंने बनाया था, वो डिफरेंट जो आपकी बुक में शेप है उनको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो अब उसमें क्या है कि नीचे इसकी स्क्वायर है, यानी 4 साइड इक्वल है, 20 फीट 20 फीट 20 फीट 20। इसके एक साइड पे भी ये वाला फेस, ये वाला फेस, 2 फेस यानी ऐसे हैं, 2 फेस ऐसे हैं। तो टोटल जो फेस है ना, जिन्हें स्लांटेड फेस कहा जाता है, यानी यूं जो स्लोप में होते हैं और ये ट्रायंगल की शक्ल में है, ये हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो इसका टोटल जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, एक तो उसका बेस होगा जो कि स्क्वायर शक्ल में है, 4 उसकी साइड पे, 2 इस यूं और 2 यूं ट्राइंगल है, तो जिन्हें स्लांटेड फेस कहते हैं। तो 4 इसके स्लांटेड फेस हो गए, एक बेस हो गया। तो हमारे पास जो टोटल यानी सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड होगा वो क्या होगा कि बेस एरिया दैट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर और 4 स्लांटेड फेस। अब जो 4 स्लांटेड फेस हैं वो क्या है, ट्राइंगल है। तो 4 ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो प्लस बेस जो स्क्वायर है उसका जो एरिया होगा, इन दोनों एरिया को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड आ जाएगा। तो जो गिवन डेटा है, स्लांटेड हाइट 32 फीट है, इस तरह यानी यूं, यानी मैं आपको इस तरह भी आपको बताया था कि इसकी बात करूं, ये देख सकते हैं कि यूं है स्लांटेड हाइट। वो हमारे पास जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं 32 फीट है। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ बेस की जो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ बेस 20 फीट है, तो इनफैक्ट सारी जो साइड है उनका 20 ही होगा, बिकॉज बेस जो है वो स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल इन लेंथ होती है। टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ जो स्क्वायर पिरामिड है वो हमने क्या करना है, टू फाइंड यानी फाइंड करना है। सोल्यूशन हमने लिखा कि सरफेस एरिया क्या होगा, बेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 4 स्लांटेड फेस। अब बेस एरिया, क्योंकि बेस एरिया जो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस 4 एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, क्योंकि इसके जो फेसेस हैं वो क्या है, ट्राइंगल शेप में। तो और वो कितने फेस हैं, 4। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है एल स्क्वायर होता है, या एल मल्टीप्लाई बाय आप एल कह सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए एल की वैल्यू हमारे पास 32 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 32 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 2 2 ज़र 4, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए बेस कितनी है, 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास कितनी है, 32, क्योंकि ये हमारे पास इसका जो है ना आ जाएगा 32 फीट। ये कितना आ गया जी, 32 फीट आ गया। तो अब हमने क्या करना है, 32 को 32 से हम क्या कर लेते हैं जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। अच्छा नहीं सॉरी, ये बेस जो है ना 32 नहीं है, 20 है, सॉरी ये गलती से हमने लिखा, 20 है। देखो 20 है और 20, तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करना है हमने जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 32, 1280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 1280 हो जाएगा। अब जब 1280 हो जाएगा तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 1680 आ जाएगा। और यूनिट कौन सा है, क्योंकि फीट है तो फीट क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पर उसने हमें क्या कहा था कि जो सरफेस एरिया ऑफ फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है जी, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर pyramid is equal to 1680 फीट स्क्वायर, 1680, और ये क्या है फीट, और यूनिट हमेशा क्या आता है इस एरिया के साथ स्क्वायर। तो यूं हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है स्टूडेंट वो आ गया है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है जी 2 का पार्ट 7, उसमें वो कह रहा है इन डायग्राम ए बी परपेंडिकुलर टू बी डी। अब वो कह रहा है कि ए बी जो है ना, ए बी वो बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह वो कह रहा है कि जो एफ ई है वो ई सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ये दो चीजें बता रहे हैं, एफ ई ई सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई सी। अब वो यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, वो मैं आपको बता दूं क्या है। अब वो ये कह रहा है कि ट्राइंगल जो है ना ए बी सी, ये तो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ बाद में, पहले जो मिस्टेक है वो बताते हैं। ट्राइंगल ए बी सी किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, यानी सी इसको बात कर रहे हैं। कंग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई सी, एफ ई सी, ये तो बात ठीक हो गया कि एफ ई सी ये तो ट्राइंगल बन रही है कि जिसका एफ सी जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज बन रहा है। लेकिन ए बी सी तो नहीं बन रही ना। ए बी सी बनने के लिए सी को ए से ज्वाइन करना चाहिए, यानी कि अगर इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन पॉइंट क्या होता, सी होता, यानी सी जो है ए को भी ज्वाइन कर रहा होता और सी एफ को भी ज्वाइन कर रहा होता, तो फिर तो ये बात ठीक थी कि ए बी सी इज कंग्रुएंट टू एफ ई सी। लेकिन यहां पे ये नहीं है, हमारे पास जो ट्राइंगल है हमने प्रूव ये करना है कि ए बी डी इज कंग्रुएंट टू एफ ई सी। सो हमारे पास जो है ये ए बी सी नहीं है बल्कि ए बी डी है, ठीक है। So we have two triangle that is ABD and FEC, not ABC and FEC। आप लिख सकते हो अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि there is a mistake in printing that we have the two triangles that is ABD and other is FEC, not ABC, यानी कि ABC नहीं है, ABD है। तो एक तो ये चीज होगी। अच्छा, तो गिवन में ये है कि ए बी बी डी के ऊपर। अच्छा, एक और चीज है कि गिवन के हिसाब से भी उसकी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है ये वाली, क्योंकि ए बी वो कह रहा है कि बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, कि ए बी जो है वो बी डी के ऊपर, यानी कि एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड ए बी है और दूसरी बी सी नहीं है बल्कि बी डी है। इसी तरह वो कहते हैं कि एफ ई, यानी एफ ई जो है, एफ ई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी ई या ई सी के ऊपर। तो इसका मतलब है कि एक ये साइड है, दूसरी ये साइड है ट्राइंगल की, एक ये साइड ट्राइंगल की और दूसरी ये साइड है, ये यानी कि कंग्रेट है, और ये कोरस्पोंडिंग साइड है। हमने लिखा आल्सो, उसने हमें गिवन में नहीं बताया लेकिन फिगर के हिसाब से हमें पता चल रहा है, इसलिए हमने लिख दिया आल्सो एफ ई। किसकी बात हो रही है, एफ ई इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू ए बी। यहां पर ए बी, ए बी की जो एफ ई है और ए बी है ये आपस में इक्वल है। उसने रिटर्न में नहीं बताया, लेकिन कैसे कि अगर आप गौर करें डायग्राम पे तो एक सिंगल टिक और सिंगल टिक, तो हमने लिख दिया शोन बाय सिंगल टिक टिक मार्क, कि अगर देखें तो एक टिक मार्क इसका मतलब है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसी तरह बी डी, बी से डी तक का जो है वो इक्वल है सी से ई तक, और ये कैसे शोन बाय डबल टिक मार्क्स, कि देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी डबल मार्क, इसके ऊपर भी डबल मार्क, तो ये साबित करता है कि ये इन दोनों की साइड जो है आपस में इक्वल है। तो ए बी डी और एफ ई सी 90। एक और उसने बता दिया कि ए बी डी, देखिए यहाँ पर एक आपको स्क्वायर सा मिलेगा जिसका मतलब 90 डिग्री की रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी सिंबल होता है ए बी डी, ये भी ए बी डी ये एंगल 90 है, तो एफ ई सी ये एंगल 90 है, तो ये हमें सारी चीजें गिवन दे रहा है। तो प्रूव हमने ये करना है कि ए बी डी इज कंग्रुएंट टू एफ ई सी, नॉट ए बी सी इज कंग्रुएंट टू एफ ई डी। तो ए बी सी की बात उसने गलत लिखी है। तो अब हमने क्या अपना कंग्रेसी रूल जो है वो हम अप्लाई करने लगे हैं यहाँ पर। अब वो क्या होता है कि उसमें, अच्छा वो क्या होता है कि यानी कि या तो तीनों साइड इक्वल हो तब भी ट्राइंगल इक्वल होते हैं, यानी तो उसमें कंग्रेस रूल क्या होता है, एंगल 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 हो सकता है, एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल, या ये हो सकता है साइड एंगल साइड
साइड एंगल साइड, ये इक्वल हो, या साइड 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 साइड, इनमें से कोई भी हो तो ये हमारे पास क्या होती है, वो ट्रायंगल कंकरेंट होती है। ठीक है, तो ये होते हैं कंकरेंसी रूल। तो अब हमारे पास जो उसने हमें गिवन दे दिया है कि जो एंगल है कौन सा, ए बी सी, ए बी सॉरी डी, ए बी डी जो है वो कंकरेंट है किसके जी, एंगल एफ ई सी के। यानी पहला पॉइंट हमें ये हमारा बनता है कि ए बी डी ये 90 है और ये एफ ई सी ये दोनों क्या है और इक्वल टू क्या है जी, 90 डिग्री के। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी हो गई। दूसरी हमारी ये होती है कि ये एंगल है, ठीक है, ए बी जो है ये देख सकते हैं, ए बी जो है ये किसके इक्वल है जी, कंकरेंट है किसके, एफ ई के, यानी कि ये साइड इस साइड की इक्वल है। कौन सी है, इसके आगे आप लिख देंगे को रिस्पोंडिंग साइड है, ये इन्हें कहते हैं कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरह जो बी डी है वो कंकरेंट है यानी इक्वल है बी डी वो ई सी के, ई सी के, तो ये भी क्या आ जाएगी, कोरिस्पोंडिंग साइड है। और मजेदार बात कि ये सारा गिवन है, यानी कि ये क्या है, ऑलरेडी गिवन, यानी कि ऑलरेडी गिवन है, ये भी ऑलरेडी क्या है, गिवन है। ये दोनों चीजें ऑलरेडी उसने हमें खुद बताई। तो अब देखें एक एंगल साइड साइड, तो हमारे पास जो कंकरेंसी रूल है वो हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर अब लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर एंगल नहीं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इन देख सकते हैं कि हमारे पास एक एंगल है और दो जो साइड है, देयरफॉर बाय SAS कंकरेंसी ऑन कम rule it is proved that triangle ABC is congruent to triangle कौन सी, FEC, FEC, यही चीज उसने कहा था प्रूव करो, तो हमने कर दिया कि इसमें हमारे पास दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल, जब भी तीन चीजें किसी भी ट्रायंगल की इक्वल हो जाएं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कंकरेंट हो जाती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, कि ABC हमने एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें AB होगी 6 सेंटीमीटर की। अब यूँ समझेंगे सबसे पहले हम AB एक लाइन लगाएंगे जो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर की, फिर B से एक लाइन लगेगी यूँ जो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर की होगी, और B के ऊपर ही हमारा 60 का एंगल बनेगा, यानी यहाँ हम एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और BC यानी B से एक आर्क लगाएंगे जो कि कितनी होगी 5 सेंटीमीटर की, इसको इधर ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ABC एक ट्रायंगल बन जाएगी। राइट डाउन इट्स कंस्ट्रक्शन स्टेप, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमने लिखने हैं। तो चलें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि AB 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। तो जब भी देखें आपने एक लाइन लगानी है तो आपने हमेशा ये करना है कि उसको दरमियान में लगाना है। दरमियान का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी जो ट्रायंगल इस तरफ मूव करे या इस तरफ मूव करे, दोनों सूरतों में आपके पास स्पेस होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ जो कि 0 से देखें स्टार्ट करूँगा और 6 पे आके रोक दूँगा। ये देखिए 0 से लेकर ये देखें ये 6 सेंटीमीटर तक मैंने लाइन ड्रा की। तो यहाँ पर क्या है जी, AB एक लाइन है जो कितनी है 6 सेंटीमीटर की। अच्छा, साथ साथ बेशक हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप है ना आपने भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें हमने पहला काम क्या किया, ड्रा मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कि सबसे पहले ड्रा करें मेजरमेंट AB 6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, स्केल। उसके बाद दूसरा ये है कि हमारे पास उसने क्या कहा है कि BC जो है ना, देखो BC इज 5 सेंटीमीटर। अब देखो BC 5 सेंटीमीटर की हमें तो नहीं पता कि BC जो हमारा होगा वो ये देखिए 5 सेंटीमीटर है ना, ये 5 सेंटीमीटर यूं लाइन लगाऊं, यूं लगाऊं,
यूं लगाऊं या यूं लगाऊं, यानी मुझे अभी इसकी डायरेक्शन का नहीं पता। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि उसने हमें आगे बता दिया कि बी के ऊपर आपका जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम बी के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसके लिए आपने प्रोटेक्टर का यूज़ जो है ये देखें, हम इस कंपास की हेल्प से बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपने एक मुनासिब सा खोल लेना। ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसे ओपन किया हुआ है, इससे थोड़ा ज़्यादा या कम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने फिर देखें जो इसकी ये नीडल होती है, जो पॉइंट बी है इधर रखनी है और एक ऐसे सेमी सर्कल सा लगा लेना है। फिर आपने क्या करना है कि इसको चेंज बिल्कुल नहीं करना, इसकी लेंथ बिल्कुल चेंज नहीं करनी, जितनी पहले थी उतनी है। जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ ना, ये देखिए इस पॉइंट से यहाँ पे इसकी नीडल यानी कि आपने यहाँ पे रखी और पहला आर्क आपने लगाना है, और बहुत ध्यान से, ताकि आप जितना ओपन था उतना ही ओपन हो, कहीं इसकी लेंथ चेंज ना हो जाए। ये जिस जगह इसने कट किया है ना इसको, ये आपका 60 डिग्री का बना है। अब आपने क्या करना है कि एक लाइन लगानी है ऐसे इन दोनों पॉइंट को। अब इतनी नहीं कि 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की, एक लंबी लाइन लगा ले। ये देखें, एक मैंने ऐसे एक लाइन लगा ली, ठीक है। अब जो लाइन लगाई है तो यहाँ पे मेरा एंगल जो है ना वो कितना बना है, 60 डिग्री का बन गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, दूसरा काम ये किया कि बी पर एक 60 डिग्री का एंगल बना है। तो मेरा स्टेप सेकंड आएगा कंस्ट्रक्शन में, बाय टी ए टेकिंग बी एज सेंटर ड्रा एंगल ए बी, इसको मैं एच कह देता हूँ, ठीक है ना, ये लाइन एच कह दो। एंगल ए बी एच इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए दूसरे स्टेप में हमने ए बी एच को एक एंगल बनाया जो कि यानी ए बी एच 60 डिग्री है। दूसरा काम हमने ये किया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे बी से सी इसी लाइन के ऊपर कहीं बनेगा, और सी कितना है ये देखिए, उसने हमें खुद बताया कि जो बी सी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि बी से सीधा 5 सेंटीमीटर, स्केल नहीं यूज़ करना आपने कि ऐसे यूज ये 5 का रख कर इधर निशान लगाएं और कर, नहीं, आपने सिंपल क्या करना है, ये देखिए मैंने स्केल रखा। अब मैं इसे क्या करूँगा कि ओपन करूँगा कितना, 5 सेंटीमीटर का। ये देख सकते हैं 5 पे मैंने फिक्स कर दिया और इससे मैं आगे खींचकर 0 पे ले जाता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक कहाँ पे 5 पे, और दूसरा देखिए क्या है 0 पे, ठीक है, कहाँ पे 0 पे। तो अब आपने क्या करना है, सी पर एक आर्क लगाना है, यानी कि बी से एक आर्क लगाना है। जिस जगह इस आर्क ने इसे कट किया है ना, वो आपका पॉइंट क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि ये काम क्या किया हमने, ये देखना है नंबर थर्ड पे हमने ये किया कि ड्रा बाय, बेशक अब ऐसा, बाय टेकिंग बी एज सेंटर, कि बी को अपने सेंटर लेने, ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर दैट कट्स किसको, बी एच को, बी एच एट सी, ठीक है। कि तो हम ये किया कि इसको हमने सेंटर माना और क्या किया, एक आर्क लगाया, ठीक है, जिसने लाइन बी एच को सी पर कट किया। फिर हमने क्या करना है, सी को ए से ज्वाइन करा देना है। ये आ गया जी सी और ये आ गया जी ए, यानी कि सी और ए को ज्वाइन कर। नंबर 4 जो पॉइंट बनेगा, हमने क्या किया, ज्वाइन सी टू ए, यानी कि सी टू ए। तो लास्ट में हैंस ए ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, कि भाई ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है। ये देखिए जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसी तरह हुआ, जो काम हम करते गए वही हम साथ साथ इसको लिखते गए। तो यूँ हमारे पास ना सिर्फ जो ए बी सी ट्राइंगल थी वो कंस्ट्रक्ट हो गई, बल्कि उसके साथ हमारे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गए। तो उसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट फाइंड करें किसके, इमेज ऑफ अ पॉइंट। ये कि ये एक पॉइंट है हमारे पास 1 और 4। इस 1 और 4 का क्या होना है कि रोटेशन होनी है, क्लॉकवाइज रोटेशन होनी है। रोटेशन में एक इमेज बनेगा और उसके कोऑर्डिनेट बताने। अब कह रहे रोटेशन किस तरह होनी है, नीचे आगे बात करता है। नंबर ए में कह रहे 90 डिग्री अबाउट सेंटर 4 2, कह रहे कि
4 2 जो होगा वो एक सेंटर होगा और 90 डिग्री पर जो है ये पॉइंट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये करता है कि 4 2 पर ही सेंटर 4 2 ही होगा, लेकिन अब 90 के बजाय 180 डिग्री जो है वो उसकी रोटेशन होगी। तो एक इमेज है, एक पॉइंट है, उसके इमेज बनेगा और उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। रोटेशन दो तरह से होगी, एक जो है यानी क्लॉकवाइज होनी है रोटेशन, लेकिन एंगल चेंज होगा। एक दफा 90 डिग्री पे होगी, एक दफा 180 डिग्री होगी। किसके सेंटर कौन सा होगा? सेंटर पॉइंट होगा 4 2 और 4 2, यानी पॉइंट जिसके अराउंड उन्होंने रोटेशन होनी है वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। तो ये तो था जी हमारे पास क्वेश्चन। तो इसका अभी हमने क्या करना है कि कुछ जो इसका रफर करना है, यानी रफर नहीं, इनफैक्ट कुछ कैलकुलेशन के लिए हमें काम करना है, उसके लिए हम सोल्यूशन के लिए चलते हैं नोटबुक पर। अच्छा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास ग्राफ है, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि स्केल बता देता हूँ। अब इसमें देख सकते हैं कि मेरे पास स्केल मैंने यहाँ लिख दिया है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट मैंने कहा है, और वाई एक्सिस पर भी 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट कहा है। तो एक तो स्केल ये मेरे पास है कि ये देख सकते हैं कि 5 बॉक्सेस के बाद मैंने 1 कहा, फिर 5 के बाद 2, 5 के बाद 3, ये एक्स एक्सिस है। इसके अलॉन्ग इसी तरह कहा, इस तरफ सारे नेगेटिव होते हैं, इस तरफ सारे पॉजिटिव होते हैं। और इस तरह देखें तो यहाँ ऊपर सारे पॉजिटिव वाई होते हैं, नीचे नेगेटिव वाई होते हैं। ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है। तो इसमें 1 2 3 4 5 के बाद 1, फिर 5 के बाद 2, इस तरह 5 के बाद -1, 5 के बाद -2 एंड सो ऑन। पहला पॉइंट जो मेरे पास उसने दे दिया दैट इज 1 and 4। अब जो 1 and 4 है उसको मैंने क्या करना है कि जी ड्रा करना है। तो सबसे पहले इसको मैं ये देख सकते हैं आप कि ये मेरे पास 1 है, मैंने स्केल रखा, और 4 के बिल्कुल सामने ये आप देख सकते हैं कि 1 के बिल्कुल ऊपर है और 4 के बिल्कुल सामने है ये पॉइंट है। इसको मैंने नाम दे दिया ए का। और क्या पॉइंट है जी? 1 और 4, क्योंकि उसने दे दिया था 1 और 4। अब एक दूसरा पॉइंट है जो है 4 और 2 है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट उसने बुक में दे दिया है 4 और 2, यानी एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू क्या है? 2 है। तो दूसरा मेरे पास पॉइंट ये बनेगा, ये देख सकते हैं 4 और 2, ये वाला पॉइंट बनेगा। यानी एक्स की वैल्यू ये देखो 4 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो 4 और 2 दूसरा मेरे पास पॉइंट ये बन गया है। इसको मैं देता हूं जी 4 और 2 दे देता हूं, और इसको सपोज मैं नाम दे देता हूं बी का। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया बी का। तो ये जो मेरे पास बी है, अब क्योंकि जो रोटेशन होनी है, मैं आपको बुक पे एक दफा फिर ले चलता हूं। अब वो कह रहा है कि 4 और 2, ये वाला जो ये जो पॉइंट नजर आ रहा है आपको, कह रहा है अबाउट दिस, इस पॉइंट के गिर्द क्या होनी है? रोटेशन होनी है। किस पॉइंट की होनी है? इस पॉइंट ने इसके गिर्द रोटेट करना है। तो क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ओरिजिन पे नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा काम करना है। पहला जो है हमारे पास जो पॉइंट ए है वो मेरे पास क्या है जी? 1 और 4 है। इसको मैं माइनस करूंगा 4 और 2 से, मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब मैं इसे 4 और 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 यानी कि ऐसे 1 - 4 और 4 - 2, तो ये आ जाएगा जी -3 और 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास -3 और 2 जो है ये एक नई वैल्यू मेरे पास आ गई है। जो मैंने क्या किया, इसको चेंज हो गया। ये मेरे पास क्या आ गया जी? -3 और 4। अब ये जो है ये ओरिजिन पे शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, तो ये मेरे पास सपोज क्या आ गया जी? A0 आ गया। अब ये जो मेरे पास पॉइंट है, अब इसका जो सेंटर है ओरिजिन पे शिफ्ट हो चुका है। अब इस पर मैंने क्या करना है कि रूल लगाना है। अब रूल उसने क्या कहा है कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री है ना। अब देखें वो कह रहा है, अब बुक में देख सकते हैं कि वो क्या कह रहा है, क्लॉकवाइज करानी है 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री जो रूल नंबर 1 हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि स्टेप 2 हमारा शुरू हो गया। रूल नंबर 1 उसमें क्या कह रहे हैं? फॉर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, उसमें हमारे पास होना क्या है कि जो पॉइंट आपके पास एक्स और वाई है वो चेंज हो जाएगा
चेंजेस टू y माइनस एक्स में। यानी कि पॉइंट हमारे पास क्या है जी, जो ए नॉट है वो -3 है और 2 है, -3 और 2 है। ये जो है ये चेंजेस टू 2 और 3 में चेंज होगा। यानी जो देखो x था वो y की जगह आ गया, तो लाजमी बात है ये देखो -3 जो है ये चला गया जी y की जगह, तो माइनस से प्लस में चेंज हो गया। 2 जो था y था वो x की जगह आ गया। यानी जो पहला नंबर होता है वो दूसरा पहले की जगह आ जाता है, और जो सेकंड पे y वाली पोजीशन पे होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया ना, तो पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता। एक तो काम हमारे पास यहां तक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो काम है वो ये होना है कि इसमें ये हमारे पास जो ए नॉट है ना, इसमें हमारे पास क्या होना है कि ये जो 2 और +3 था, इसमें दोबारा जो पॉइंट आपने सब्ट्रैक्ट किया था वो दोबारा ऐड कर दो, क्योंकि इसका ओरिजिन सेट करने के लिए हमें क्या किया, उसको सब्ट्रैक्ट किया था। फिर जब ओरिजिन उसका सेट हो गया, फिर वो हमारे पास उसके बाद उस पर लगती है रोटेशन। जब रोटेशन का रूल लग जाता है, वो रोटेट हो जाता है, तो रोटेशन के बाद दोबारा उसने अपनी असली हालत में, यानी कि रोटेशन का रूल लगने के बाद उसने अपनी असली हालत में वापस जाना होता है, और जब अपनी असली हालत में वापस वो रोटेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि अपने, इसलिए हमें दोबारा इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हमारे पास आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट को जो हमारे पास 6 और 5 आया है, इसको हमने क्या कर देना है, ग्राफ पेपर पर ड्रा कर देना है। यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, और वाई की वैल्यू 5 है। एक्स की वैल्यू ये देखिए 6 हमारे पास आ गई है, और y की वैल्यू हमारे पास है जी 5। ये देखें 5, एक से, अच्छा ये तो आसान है ना, ये तो डार्क लाइन है ना, आप इस पर स्केल रख लो। ये थोड़ी सी क्योंकि लाइट लाइन है, तो 6 वाली ये डार्क वाली लाइन आ गई ये यहाँ पर, तो ये हमारे पास किधर आ गया जी, ये पॉइंट है, और ये क्या है, ए का कंप्लीमेंट, यानी इसका इमेज है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, यानी x की 6 है और y की क्या है, हमारे पास 5 है। तो यहां तक आई होप कि समझ आ गई। अच्छा, तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो है b है, जिसमें 180, यानी इसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए इस पॉइंट को 180 पे रोटेट कराना है। तो हमें जो काम पहले हमने एक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला किया था वो हम दोबारा करेंगे। वैसे तो हमने किया हुआ, लेकिन दोबारा ऐसा है कि हमारे पास जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये पॉइंट ए है। अब इसने इस पॉइंट पे रोटेट करना है 180 के, तो क्योंकि ये ओरिजिन पे नहीं है तो लिहाजा यहाँ पर मैं पार्ट जो सी है यहाँ से स्टार्ट करने लगा। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं कर लूँगा। ये मेरे पास जो ए है ना, ये क्या है 1 4 है, और इसमें से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस होगा तो यानी 1 - 3 हो जाएगा, 1 - 4 हो जाएगा, और 4 - 2 हो जाएगा। तो देखिए यानी कि 1 - 3, तो ये मेरे पास 1 - 4 तो -3 आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, जैसे इसको मैं ए नॉट ही बेशक कह दूं दोबारा, या ठीक है। अब हमारे पास या इसको ना मैं क्या कह देता हूँ, ये पॉइंट को मैं सपोज सी कह देता हूँ, ठीक है जी, सी कह दिया। यानी इनमें चेंज होने के बाद इसका नाम चेंज हो गया, सी हो गया। जब इसमें ये चीज़ हो गई तो अब मैंने इस पर क्या लगाना है, रूल अप्लाई करना है। अब रूल नंबर 3 जो है वो अप्लाई होगा। अब रूल नंबर 3 क्या है, रूल जो 3rd है वो क्या कह रहा है, फॉर 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज, या क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होनी है, रोटेशन, उसमें हमारे पास क्या होना है, उसमें हमारे पास जो पॉइंट है जिसके 2 कोऑर्डिनेट हैं x और y हैं, उन्होंने चेंज हो जाना, चेंजेस टू x और y ऐसे ही रहेगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। तो लाजमी बात है जो हमारे पास पॉइंट है वो -3 और 2 है, वो चेंज हो जाएगा, चेंजेस टू
+3 -2 में, +3 -2, क्योंकि साइन चेंज होने ना, तो ये माइनस था, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये इसके साथ प्लस था, प्लस माइनस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये जो पॉइंट है C नॉट, इसको मैं कह दूंगा, जो C था C नॉट में चेंज हो गया, +3 और -2। अब इस पे क्या हुआ, इसको ओरिजिन शिफ्ट किया। ये वाला काम इसलिए किया ताकि उसका ओरिजिन शिफ्ट हो, क्योंकि वो ओरिजिन जो था वो 0 0 पे नहीं था, तो इसलिए ये वाला काम हम तब करते हैं जब हमें ओरिजिन इसका शिफ्ट होता है। जब ओरिजिन इसका सेंटर में शिफ्ट हो चुका है, उस पर रोटेशन लगा देते हैं। जब रोटेशन लगा देते हैं तो फिर लाजमी बात है जो वैल्यू इसने माइनस की होती है वही वैल्यू आप यहाँ पे आके जब आप ऐड कर देते हैं तो जो काम है वो आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये C कंप्लीमेंट इसका नाम दे दें, तो +7 और -2 + 2 0। तो ये जो हमारे पास तीसरा पॉइंट C कंप्लीमेंट बनेगा, ये हमारे पास 7 और 0 होगा, और यही वो फाइनल पॉइंट होगा जो कंप्लीट हो चुका है रोटेशन होकर अपनी असली वो दूसरा जो पोजीशन है उस पर आ चुका है। तो 7 और 0 है, यानी तो x की वैल्यू 7 है, तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 7 यहाँ पर है, x की वैल्यू 7 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर बन चुका है। और ये कौन सा पॉइंट है जी, 7 और 0 है, लाजमी बात है C पॉइंट है, और C कंप्लीमेंट। क्योंकि अब देखो ये इसलिए बिल्कुल यहाँ बना है क्योंकि y की वैल्यू 0, जब भी y एक्सिस की वैल्यू 0 तो x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनता है। अब आप देखिएगा कि ये दोनों आपके वन, इधर ये देखो ये 180 पे हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये देखें, ये वाला पॉइंट जब यूं हुआ, इसकी रोटेशन हुई, इसकी जो रोटेशन हुई ये हुई जी क्लॉकवाइज। बुक में बताया हुआ है कि क्लॉकवाइज, तो लाजमी बात है यानी कि इस डायरेक्शन में हुई क्लॉकवाइज। ये देखो ये पूरे का पूरा 180 पे रोटेट हो गया, यानी ये पॉइंट था A था, ये वाला इसका सेंटर था, तो ये यानी ये था ना यूं ये इस तरह पॉइंट था, ये घूम के ऐसे पूरे का पूरा 180 पे यहाँ पे आ गया, ये हो चुका है। जबकि पहले भी जो है क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, यानी यूं पॉइंट A था वो रोटेट होके कहाँ आ गया, ये इधर आ गया 90 डिग्री पे। तो अब आप, अच्छा एक और मिस्टेक होगी कि ये मैंने ना डार्क लाइन लगा दी, ये डार्क नहीं लगानी, ये ऐसे आपने डॉटेड लाइन लगानी है। मैं ऊपर अलहदा डॉटेड से जाहिर कर देता हूँ आपकी, ठीक है, डॉटेड लाइन है। अब इसी तरह इन दोनों को भी आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये भी आप डॉटेड लाइन लगा लें, ये देखें आपकी डॉटेड लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा 180 का है, जबकि ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री पे रोटेशन हुई है इस A की, तो A कंप्लीमेंट में चेंज हो गया, और ये वाला जो था A, ये 180 पे रोटेट हो गया, यहाँ पर हो गया, और ये 180 की रोटेशन हुई है क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेशन हुई। तो किस पॉइंट पर उसने रोटेट किया, ये जो पॉइंट जिसका नाम मैंने B दे दिया 4 और 2, वो कह रहा था इसी पॉइंट पे इसको एक दफा क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, और एक दफा दूसरा 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, और एक दफा 180 पे क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन 10। जो क्वेश्चन 10 है उसमें उसने हमें एक टेबल दे दी है। अब देख सकते हैं कि उसने जो टेबल है हमें इस तरह का इस शक्ल में दे दिया, यानी ये क्या है, हॉरिजॉन्टल में दे दिया। हॉरिजॉन्टल जो टेबल था हमने उसे वर्टिकल में चेंज कर लिया। तो ये आसान होता है, जब भी हॉरिजॉन्टल में दिया जाए उसको वर्टिकल में चेंज करें। जो उसने डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी कि इस तरह लिखे हुए थे, हमने डेज हॉरिजॉन्टल वाली रो को वर्टिकल में चेंज कर दिया। नीचे जो टाइम था मिनट्स में, उसको हमने क्या कर दिया, वर्टिकल बना दिया। तो जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास किस में को हमने x, यानी ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि गिवन में मेरे पास x जो है 23, 15, 8, 13, 28, 6 और 15, ये सारी वैल्यू मेरे पास क्या है, x है। फाइंड मैंने क्या करना था, स्टैंडर्ड, उसने क्या कहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करो, फाइंड करो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप दो फार्मूलाज यूज करते हैं इस तरह। एक होता है समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस, ये माइनस का साइन है, और जो है x बार स्क्वायर, यानी ये मीन का स्क्वायर होता है, ये मीन का सिंबल होता है। x के ऊपर जो बार सा लगा होता है ना, वो मीन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये भी फार्मूला ये लगाएं या और ये फार्मूला लगाएं, समेशन x माइनस x बार यानी मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये फार्मूला लगाएं, ये फार्मूला लगाएं, दोनों फार्मूला लगा सकते हैं और दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। और अच्छा, मीन के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि समेशन x ओवर n चाहिए है। तो हम इस जो मीन है इसका पहले मीन निकालेंगे, फिर हम आसानी से ये टेबल कंप्लीट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहले हम मीन निकाल लेते हैं। तो जो मीन का फार्मूला है वो क्या है, x बार इज इक्वल टू, यानी कि x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। तो
n यहाँ पे कितने हैं, n मीन टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या है 7 है। तो अब हमने क्या करना है कि समेशन जो x है उसके लिए हम क्या करेंगे 23 प्लस यानी सारे नंबर को आपने ऐड करें, यानी x की जितनी वैल्यू हैं उन सारों को आपने ऐड करना है। तो याद रखें कि जो हमारे पास ये जो सिग्मा होता है ये वाला साइन होता है, ये सिग्मा ग्रीक लेटर है जिससे हम क्या कहते हैं सम को शो करता है, यानी समेशन x का मतलब है x की जितनी वैल्यू है उन सारों को ऐड कर लो, ठीक है। तो इन सारी वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। एंड n का मतलब है ये टोटल नंबर कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके नीचे क्या लिख लें 7। तो यूं हमारे पास जो मीन है वो हमारे पास इन सारों को हम ऐड करें तो 108 आ जाएगा डिवाइड बाय 7। तो 108 डिवाइड बाय 7 करें तो हमारे पास जो x है बार है वो हमारे पास आ गया 1543 आ गया 15.43, ये हमारे पास क्या आ गया जी आ गया, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे या यहाँ पे यूज़ करें, दोनों सूरतों में आप लगा सकते हैं फार्मूला। तो अभी सबसे पहले मैं ये फार्मूला लगाने लगूँ। तो अब देखें मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। इस फार्मूला के लिए मुझे n चाहिए था, n मेरे पास है, n इज इक्वल टू 7, यानी n हमें गिवन है, गिवन में हमारे पास दूसरा n है, दैट इज n इज इक्वल टू 7, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 7 है। दूसरा हमें जो है समेशन x स्क्वायर चाहिए और एक जो मीन है उसका स्क्वायर चाहिए। तो मीन इसीलिए मैंने यहाँ निकाल लिया, यहाँ पे पुट करके इसका स्क्वायर ले लूंगा, ये दोनों तो आ गए, ये रह गया किसका x का स्क्वायर, उसका सम चाहिए। तो देखिए सम तो मैं तब निकालूंगा जब मेरे पास x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर मेरे पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास अभी x है। तो x के स्क्वायर का मतलब है कि जितनी वैल्यू है इन सारों का स्क्वायर लेना है। क्या लेना है 23 का स्क्वायर लेना है, 15 का स्क्वायर लेना है, 8 का स्क्वायर लेना है, 13 का स्क्वायर लेना है, 28 का भी स्क्वायर लेना है, और 6 का स्क्वायर लेना है, और 15 का क्या लेना है जी स्क्वायर लेना है। तो 23 का स्क्वायर 529 आ जाएगा, 529, इसका होता है 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 28 का स्क्वायर देख लेते हैं 784 होता है, 784 है, ठीक है, ये स्क्वायर है। और अगेन ये 6 का स्क्वायर 36 और ये क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या निकाल रहा हूँ समेशन किसका, सम, ये सम का साइन है किसका, ये एक्स स्क्वायर, यानी ये एक्स स्क्वायर की जितनी वैल्यू है उनको मैंने ऐड करना है। तो एक्स की वैल्यू ये सारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 529 225 64 169 784 36 एंड 225, ये सारी वैल्यू क्या है एक्स की है। तो इन सारी वैल्यू को आपस में प्लस कर लेना है, ऐड करने से जो आंसर आएगा वो समेशन एक्स स्क्वायर होगा। किधर गया जी सारों का आंसर, बी 2032 ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे लगा देना फार्मूला। अब फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। समेशन एक्स मेरे पास जो है स्क्वायर जो है वो कितना आ गया 2032 आ गया। देखिए जी 2032 डिवाइड बाय एन, एन मेरे पास क्या है जी 7 है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये मीन मेरे पास कितना है जी, ये माइनस का साइन है 15.43 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि पहले हमने डिवाइड करना है, तो 20 32 यानी 2032 डिवाइड बाय 7, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 290.29 आ गया, 9 है, ठीक है जी, थोड़ा नीट करके लिख लेते हैं, माइनस 238.0849 मैंने ये डिजिट लिख लिया, और इनके ऊपर भी क्या है जी स्क्वायर रूट है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है, 52 20 का 1 आ गया। तो यूं हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट कितना है जी 52.2051, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इन स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ जाती है जी 7.225। आप इसको चाहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन को 7.2 लिख दें या 7.21 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उसने क्या कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या हो गया किस फार्मूला की हेल्प से, इस फार्मूला की हेल्प से।
आप चाहें तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो चलें ये आप उतार लें, मैं आपको इस फार्मूला से भी सॉल्व करके क्वेश्चन दे देता हूँ। अच्छा, तो इस फार्मूला से हमारा आंसर जो है जो आया था एग्जैक्ट वही इस फार्मूला से हमारे पास आंसर आया। अगर आप इस फार्मूला से हल करना चाहते हैं तो आपको x माइनस एक्स बार ओवर n निकालना है। तो समेशन देखो जो हमारे पास निकला था, इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारे पास ये आया था ना, ये हमारे पास टोटल इसका जो सम था वो x का 108 डिवाइड बाय 7 हमने किया था, तो x बार हमारे पास जो है 15.43 आ गया था। ये पहले मैंने कराया कि 108 क्या हुआ था कि इन सारी वैल्यू को, यानी कि ये हमारे पास समेशन x इज इक्वल टू 108 है, ये वैल्यू समेशन x 108 डिवाइडेड बाय n हमारे पास क्या होता है, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 पे डिवाइड किया ये। तो अब ये देखें हमने सबसे पहले x माइनस एक्स बार निकालना है, तो ये सारी वैल्यू x की है ना। तो ये देखें ये जितनी भी वैल्यू 15 23 15 8 13 28 6 और 15, ये सारी वैल्यू ये देख सकते हैं मैंने एज इट इज लिख दी। फिर इसमें से मैंने माइनस क्या करना है, x बार यानी मीन फाइंड करना है, तो माइनस करना है। तो ये x बार की वैल्यू 15.43 ये मीन है, ये मीन सारा मैंने दोबारा लिख दिया, इनके बाद माइनस कर लिया। फिर इन सारों को माइनस 23 में से 15.43 माइनस किया तो माइनस 7.57 आ गया। लेकिन ये जो इनका रिजल्ट आ रहा है, इनका स्केयर भी मुझे चाहिए। तो इससे मैंने क्या किया कि माइनस 7.57 जो है ना, इसका जब स्केयर लिया यानी इसी वैल्यू का स्केयर लिया तो मेरे पास 57.3049, यानी आप यूं कर लिखें कि माइनस 7.57 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7.57 करें, तब भी आपके पास ये आंसर आएगा। दूसरी बात है कि ये माइनस का साइन कहाँ गया, जब भी आप स्केयर लेते हैं और स्केयर के इनसाइड हमारे पास वैल्यू क्या आती है, माइनस में आती है। लाइक ऐसे कि माइनस 7.57 का अगर मैं यूं स्केयर लूँ ना, तो लाजिमी बात है ये अगर इनसाइड ब्रैकेट के माइनस हो और ऊपर क्या हो स्केयर हो, तो वो साइन माइनस का खत्म हो जाता है, यानी वैल्यू वो पॉजिटिव आती है। इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव जो है वो हमारे पास ये आएगी। इसी तरह ये इनका जो आंसर आया था x में से x बार यानी मीन की वैल्यू माइनस की थी, ये सारी वैल्यू आ गई। इनका 1 बाय 1 स्केयर लेते गए, तो जो नेगेटिव वैल्यू थी वो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये सारी जो वैल्यू आई हैं, ये क्या आ रहा है कि ये जो वैल्यू इक्वल के बाद है इनका स्केयर है, यानी इन वैल्यू को स्केयर लें या इन वैल्यू को 2 दफा सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा इसका हमें सम चाहिए होता है ना, समेशन सम। तो हमने क्या किया कि ये सारी वैल्यू, इन सारी वैल्यू को हमने ऐड किया, 365.7143 आ गया समेशन x माइनस एक्स बार का स्केयर, कि ये जो वैल्यू आई है इस सारों को ऐड करके ये आंसर आ गया। तो यही हमने देखे फार्मूला लिखा, तो हमारे पास जो वैल्यू थी समेशन x माइनस एक्स बार का जो होल स्केयर था वो 365.7143 आ गई। n की वैल्यू हमारे पास 7 है, इन दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट लिए। आप चाहें तो ये यही लिखा रहने दें, ये लिख दें या ये लिख दें, ये तीनों जो है ठीक है। तो आप ये फार्मूला यूज करें या ये फार्मूला यूज करें, दोनों सूरतों में आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है वो ठीक आता है। तो आप ये दोनों यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास स्टूडेंट जो सेक्शन सी है कह रहा है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन हमने करने हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन 3 4 5 6 यानी इसमें है, जिसमें 24 मार्क्स का है। इसमें वो हमें क्या कह रहा है कि इन द फिगर O is the center of the circle of radius 26 centimeter. The length of the minor arc AQB is 52. Show that angle AOB is approximately 114.6 degree and B में कह रहा है कि find the area of the major arc that is OAPP. आसान अल्फाज में बताता हूँ। एक उसने हमें सर्कल दे दिया, मैंने उसने 2 सेक्टर बनाए, एक ये माइनर सेक्टर है और ये क्या है, मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो माइनर और मेजर ये 2 सेक्टर उसने हमें दे दिए। एक तो हमें रेडियस दे रहा है O से B जो है 26 सेंटीमीटर, डेफिनेटली O से A भी 26 होगा। लेंथ है ना माइनर आर्क की, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो 52 सेंटीमीटर दे रहा है। अब जो चीजें गिवन थी वो हमने लिख दी कि हमें गिवन में ये एक लेंथ ऑफ माइनर आर्क AQB is equal to 52 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। जो रेडियस है दैट इज 26 सेंटीमीटर। और फाइंड हमने क्या करना है कि एंगल AOB अप्रोक्सीमेटली 114.6 AOB यानी इस एंगल की बात कर रहा है कि यहां से यहां तक 114.6 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए ये एंगल। और दूसरा कह रहा है कि मेजर आर्क जो है ना, एरिया ऑफ मेजर आर्क AOB यानी हमने ये जो है ना AOBP यानी ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारे पास OA, अच्छा O से A से P, P से B, यानी यहां से इधर
इधर से यूं होकर, तो ये वाला जो है एरिया हमने फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि हमने जो पहली फाइंडिंग है एंगल फाइंड करना है, तो हमने लिख दिया लेंथ ऑफ माइनर आर्क। यानी लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है x डिग्री यानी एंगल डिवाइड बाय 362 पाई r होता है। अब ये एंगल तो क्योंकि हमने फाइंड करना है, लेंथ उसने हमें खुद दे दी है, लेंथ उसने हमें कितनी दे दी है 52, तो हमने यहाँ पे पुट कर देना है 52। x डिग्री आपने ऐसे ही लिख देना है, 360 आपने ऐसे ही लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की जगह आपने पुट कर देना है 3.142 और r डेफिनेटली हमें गिवन है दैट इज 26, तो आपने पुट कर देना है 26। अब हमारे पास ये आ जाएगा जी 52 इज इक्वल टू, हमने करना ये कि अब आपने गौर से चीज समझनी है कि हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 2 ये x ओवर 360 ऐसे ही लिख देते हैं, इनको मल्टीप्लाई अगर हम करें ना 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 26, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 163.384 किसको 2 को मल्टीप्लाई कराया 3.142 से और फिर 26 से। अब हमने क्या करना है 163.84 को डिवाइड कराना है किस पे 360 पे। जब इसको हम डिवाइड कराते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी 0.4538 0.4538। अच्छा एक और चीज, ये जो x है ना इसकी जगह जो चीज आपने फाइंड करनी है ना, x क्योंकि एंगल की बात करते हैं तो यही आपने एंगल लिख देना, एंगल AOB लिख दें चले, ताकि आपको एंगल AOB, तो यूं हमारे पास क्या आ जाएगा जी 52 इज इक्वल टू एंगल AOB आ गया। अब ये जो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.4538, ये इसके नीचे आके इधर क्या करा दें डिवाइड करा दें, तो यूं हमारे पास 52 डिवाइडेड बाय 458 इज इक्वल टू एंगल AOB। तो मैं एंगल AOB को इस तरफ लिख लेता हूं और इन दोनों को डिवाइड करता हूं। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 114.5879। तो यूं हमारे पास जो पहला रिजल्ट है वो आ गया है। तो उसने कहा था कि भाई दैट इज अप्रोक्सीमेटली नॉट 100%, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 114.5 के बाद 8 है ना, इसलिए इस 5 को हम क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो पहली फाइंडिंग हमारे पास आ गई है। नंबर बी सोल्यूशन अब हमने किसका निकालना है पार्ट बी का। पार्ट बी में उसने क्या कहा था एरिया ऑफ मेजर आर्क। तो अब आपने लिखना है थी एरिया ऑफ मेजर आर्क। देखो एरिया ऑफ आर्क का जो फार्मूला होता है ना x ओवर 360 2 पाई आर की जगह आप क्या आ जाता है पाई आर स्क्वायर आ जाता है। ये देखिए इधर 2 पाई आर होता है तो इधर पाई आर स्क्वायर आ जाता है। तो अब हमारे पास क्या है कि जी वैल्यू हम पुट कर देते हैं जी। अच्छा इससे पहले हमने एक और चीज देखनी है। देखिए यहाँ पे जो एंगल आएगा ना वो एंगल कौन सा आएगा ये थोड़ी सी आपने समझना है। ये x डिग्री एंगल है ना, एंगल कौन सा बनेगा AO, ये कहना कौन सा बनेगा A से लेकर यानी कि आप O और O से B की तरफ जाएं तो ये बाहर वाला एंगल बनता है जिसको हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा होगा REFLX, रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 360 से छोटा होता है और 180 से बड़ा होता है। तो अब आपने क्या निकालना है जी REF रिफ्लेक्स एंगल जो आपने निकालना है ना वो क्या करना है कि टोटल हमारे पास होता है जी ये 360 डिग्री होता है, यानी ये पूरा कंप्लीट जो होता है ना ये 360 होता है। उसमें से ये नीचे वाला पार्ट हमें पता है 114.6 डिग्री हम माइनस कर देंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल AOB। अच्छा चले हम नीचे लिख लेते हैं बाद में 245.4 आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है किसकी बात हो रही है एंगल AOB, यानी AOB ये रिफ्लेक्स एंगल जो है वो हमारे पास क्या आ गया 245.4 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे वो एंगल पुट करना है। तो एरिया ऑफ जो मेजर आर्क आ जाएगा वो क्या आएगा फार्मूला जो है चलो मैं लिख लेता हूँ एंगल AOB 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब आए जी एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा जी एंगल क्या है 245.4 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय देखें पाई की वैल्यू 3.142 आर हमने निकाला था रेडियस, उसने बल्कि खुद दे दिया दैट इज 26।
तो देखिए 26 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि ये जितनी वैल्यू है ना कैलकुलेटर पे आपने मल्टीप्लाई कराना है 245.4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कराना है। तो ये मैंने किया हुआ मल्टीप्लाई, ये मेरे पास आ जाता है 521, देखो 52 12271 डिवाइड बाय 360 डिग्री। तो अब देखिए ये वैल्यू आई किस तरह, ये सारी वैल्यू ये इस तरह आई कि 245.4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3.142 से, फिर मल्टीप्लाई किया 26 से फिर मल्टीप्लाई किया 26 से, यानी 26 का क्योंकि स्क्वायर है ना तो मैंने 26 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये चीज आ गई। उसको अब 360 पे मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास पहले लिख देता हूं ए आर, एरिया ऑफ एम ए, मेजर आर्क की उसने बात की थी, मेजर आर्क दैट इज ओ ए पी बी किसकी इक्वल आ रहा है जी 144.85 आ रहा है। अच्छा इसको हम लिख देंगे जी फाइनल आंसर, एरिया फाइनल रिजल्ट, आपने हेडिंग दे दी है कि फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। फाइनल रिजल्ट हमारे पास है एरिया ऑफ मेजर आर्क, और कौन सी आर्क की बात हो रही है, ए ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ये वाला, ये सारा जो पार्ट है इसका हम लिख देंगे 1450, ठीक है 14, हमारे पास 50 यूनिट क्या है जी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके साथ लिख लेने 3 सिग्निफिकेंट, हाँ यस 3 सिग्निफिकेंट 3 एस एफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हैं, ठीक है। अब क्या इसका क्या मतलब है, देखिए इसका ये मतलब है कि हमने जो पॉइंट है उससे पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने, 1 2 3 ये वाला लिखना था, तो इस वाले को मैंने ड्रॉप करना था, ठीक है। जिसको मैंने ड्रॉप करना है उसको देखा वो कौन सा है, वो अपर फैमिली से या लोअर फैमिली। अपर फैमिली वो होती है 5 6 7 8 9, ये जो 5 डिजिट है इन्हें अपर फैमिली कहा जाता है। अगर जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हैं वो क्या है अपर फैमिली से हो, तो जो इससे पहले वाला होता है ना उससे एक डिजिट पहले होता है, उसमें +1 कर दिया जाता है, इसलिए +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, इसको ड्रॉप किया तो 0, तो कितने 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। जो लास्ट 0 होता है इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, तो अब मैंने लिख लिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। अगर आप ये आंसर लिखते हैं तब भी ठीक है। ये आपकी बुक के पेज किस पेज, एग्जाम्पल है इनफैक्ट उससे ये क्वेश्चन पिक किया गया। मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास जो बुक है ना ये चैप्टर भी आपके पास, ये आपकी बुक के पेज नंबर 176 पे जो वर्क एग्जाम्पल 5 है ये क्वेश्चन उसमें से दिया गया है, और उसमें इसने 1450 ही लिखा हुआ था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से आंसर लिखा। तो यूँ हमारे पास जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब कह रहे हैं कि कोनिकल फनल, यानी कह रहे हैं कि इस तरह की एक फनल है ऑफ डायामीटर जिसका ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक जो कंप्लीट डायामीटर है ना वो कितना है 23.2 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका 23 है, जबकि एंड डेप्थ उसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर हाइट कितनी है 42 सेंटीमीटर, यानी कि कोनिकल फनल है जिसके डायामीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 23.2 है, जबकि उसकी हाइट जो है वो 42 मीटर है। कंटेन वाटर फिल टू द ब्रिम, कि भाई ये बिल्कुल यहाँ तक किनारे तक ना बिल्कुल सारी जो है वो वाटर से क्या हुई है फिल की हुई है। अब क्या है आगे कह रहा है कि द वाटर इज पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल टिन ऑफ डायमीटर 16.2 सेंटीमीटर, कि एक और सिलेंडर है जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल टिन है, ये सारा लिक्विड यानी कि इसके अंदर क्या कर दिए गए, डाल दिए गए, इसको फिल कर दिए गए, यानी कि इसका सारा जो लिक्विड है वाटर है वो इसके अंदर डाल दिए गए। अब वो कह रहा है कि बताएं इफ द टिन मस्ट कंटेन ऑल वाटर, कह रहे हैं कि ये सारे का सारा जो लिक्विड है इसके अंदर अगर आ जाता है तो बताएं कि फाइंड इट्स लीस्ट पॉसिबल हाइट, कि ये बताएं कि अगर ये सारा लिक्विड इसके अंदर आ जाता है तो लिक्विड का यानी कि कितना लेवल आएगा, उसकी जो हाइट होगी यहाँ से यानी कि इधर तक जो हाइट है वो हमने क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात ये हम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ जो कोनिकल फनल है
उसका वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जितना लिक्विड इसके अंदर है उतना ही लिक्विड इसमें आएगा। सिर्फ फर्क ये है कि इन दोनों की हाइट में डिफरेंस है ना, इन दोनों की हाइट में डिफरेंस है और डायमीटर में फर्क है। अदरवाइज जितना लिक्विड इधर है इतना लिक्विड इधर है, तो वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, उस हिसाब से सेम ही होगा। इसलिए इन दोनों को वॉल्यूम निकालने का तरीका है वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फनल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन हम करेंगे। तो अब देखिए इसका सबसे हमारे पास आसान हल ये है कि हम क्या करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन हमने सबसे पहले क्या कर दिया कि जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ कोनिकल फनल वो कितना है, होगा 23.2, क्योंकि ये क्या है इसका डायामीटर है, तो डायामीटर को 2 पे डिवाइड किया तो R1 हम इसे कहेंगे जो कि 11.6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ यूनिट लिख लो सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टिन जो है ना, उसका जो डायमीटर है देख सकते हैं कितने 16.2 है, तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास रेडियस आ जाएगा जिसे हम R2 कहेंगे 8.1 सेंटीमीटर। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि जो कोनिकल फनल है उसका जो जितना भी वाटर था वो सिलेंड्रिकल टिन के अंदर आ गया, तो इसलिए हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फनल है यानी कि वो उसका फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पे R1 इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दो रेडियस है ना, इसलिए R1 और R2 मैंने लिखा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन जो है वो उसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो इस आर जो है यहाँ पे R2 कंसीडर होगा। अब हमने क्या करना है कि एक तो बहुत आसान हल है कि इस पाई को इस पाई से कैंसिल कर दो, तो आपके पास कितना बच जाएगा 1/3 आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11.6 आ जाएगा। ठीक है जी, 11.6 आ जाएगा, वो हमने इधर लिख देना है और इसका वैल्यू के ऊपर क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है। ठीक है जी, उसके बाद जो हाइट है, हाइट हमारे पास कितनी है 42, ये क्या है कोनिकल फनल, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि इसकी जो हाइट है वो 42 है, बल्कि उसने हमें यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो 42 यानी डेप्थ से मुराद हाइट है, वो कितनी है 42 आ गया। ठीक है जी, फिर इज इक्वल टू R2 क्या है 8.1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा जी एच। इसी तरह अब हमने इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल सा इसका फार्मूला है। हमने क्या करना है 11 पॉइंट जो क्या है जी 11.6 देख सकते हैं, क्योंकि 11.6 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 11.6 मल्टीप्लाई बाय 11.6, जो आंसर आया उसको फिर मल्टीप्लाई करो किससे 42 से, जो 42 से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड करा दो किससे के साथ, डिवाइडेड बाय क्या कर दो 3 कर दो। तो जब डिवाइड करोगे 3 से तो ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास आ गई 1883.84, और इधर देखिए आपने क्या किया जी 8.1 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है 8.1 इंटू 8.1, तो ये आ जाएगा जी 65.61 और साथ एच। हमें एच चाहिए तो ये वैल्यू इसके नीचे आके डिवाइड करा दो 1883.84 डिवाइडेड बाय 65.61 इज इक्वल टू एच। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो 188.3.84 है, 188.3.84 को डिवाइड करा देना है किससे 65.61 से, तो ये हमारे पास आ गया जी 28.7 इज इक्वल टू एच। तो जो हमारे पास जो हाइट ऑफ कोन है जी, हाइट ऑफ उसने कोन कहा था क्या देखा था, हाइट फाइंड इट्स लीस्ट पॉसिबल है, तो लीस्ट पॉसिबल नए सिरे से लिख लेता हूँ, लीस्ट पॉसिबल हाइट इज इक्वल टू 28.7 सेंटीमीटर। ये था जी फाइनल हमारा रिजल्ट, तो हमने इसको फाइंड कर लिया। इसको मैं पूरा क्वेश्चन ऐसे वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, कि एक पैरेललोग्राम क्या करें कंस्ट्रक्ट करें। उसमें क्या है, कह रहा है कि ए बी जो है 9 है, बी सी क्या है 6 सेंटीमीटर की, और एक एंगल उसने हमें दे दिया 115।
अब देखिए पैरेललोग्राम आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होती है उसकी अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती हैं। कि जैसे अगर मैं वैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ कि ये देखिए मेरे पास अगर ये दो ऐसे मैं पैरेललोग्राम बना लूँ ए बी सी डी, तो ये मेरे पास जो ए बी है वो सी डी की इक्वल होगी क्योंकि आप आपस में पैरेलल भी हैं और अपोजिट भी हैं। इसी तरह जो बी सी है और ए डी है ये आपस में इक्वल होंगी, क्यों? ये आपस में पैरेलल हैं और दे आर इक्वल इन लेंथ। और इसका जो हमारे पास बनेगी इसका एंगल उसने यहाँ दे दिया 115। तो इस तरह की एक बनेगी। चले हम इसको पहले पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर हमने एक तो वो कह रहा है कि मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ डायगोनल, और बाकी जो काम है मैं आपको साथ साथ जैसे करता जाऊँगा तो वो एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ये देखिए जी, एक आपने क्या करना है 0 पे लगा लेना है डॉट और एक लगा लेना है 9 पर। तो और इन दोनों डॉट को आपस में आपने ज्वाइन कर लेना है। और ये लाइन क्या है जी, ये आपके पास पॉइंट ए है, ये बी है और कितना है जी 9 सेंटीमीटर का। बाय यूजिंग रूलर, ये देखें जी पहला पॉइंट, बाय यूजिंग अ रूलर ड्रा ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये क्या है 9 है, 9 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो है पॉइंट आपने ये करने को उसने हमें खुद बता दिया कि जो एंगल बी है वो 115 किया। तो हमने क्या लिखा, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू 115 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर एट बी मार्क ऑफ एन एंगल ऑफ 115 डिग्री एंड ड्रा अ लाइन बी के सच दैट ए बी के इज इक्वल टू 115 डिग्री। अब देखें जी हम बी पर ये स्टेप ऑफ 2 था कंस्ट्रक्शन का, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब देखें ये जो लाइन है मेरे पास, इसको मैं इस लाइन की नहीं, इस वाली लाइन को मैं इस लाइन पर रखूंगा। ये जो क्रॉस है यूं, इसको मैं इस डॉट के ऊपर रखूंगा और बी पर मैं 115 का एंगल बनाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे खुद दे दिया है। आप बुक सामने रखें, वहां पर उसने बताया हुआ है कि जो एंगल है ए बी के ए बी सी वो 115 है। ये देखिए जी 100 है, ये 110 है, तो 100 और 110 एंड 120, 110 और 120 के दरमियान में ये जो लाइन है ये 115 की लाइन है। ये एक डॉट लगा लिया और अब हम इसको एक लाइन ड्रा कर लेते हैं बी के, जिसको हम क्या कहेंगे बी, सॉरी ये बी तो है ना, ये वाला के है, इसको क्या कहेंगे के, पेन से लिख लेता हूँ, ये वाला क्या है जी के लाइन है। तो बी के हमारे पास आ गया जी 115 का 115, ये एंगल बन गया हमारे पास 115 का। अब अगला जो पॉइंट है वो बी सी है और वो 6 सेंटीमीटर उसने दे दिया। अपनी बुक पे अगर देखें तो बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ मैंने पॉइंट लिखा, सिंस सी इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, कि जो सी है वो बी से 6 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए विद बी एज सेंटर, यानी बी को हमने सेंटर रखना है, यानी जो हमारा कंपास होता है उसकी सुई हमने बी पर रखनी है सेंटर, एंड 6 सेंटीमीटर एज रेडियस, और जो कंपास है वो कितना खोलना है 6 सेंटीमीटर का, और आर्क लगानी है, ड्रा एन आर्क टू कट बी के एट सी, के जो बी के को सी पर कट करेगा। कैसे? हम क्या करते हैं जी, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करने हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे कि आर्क लगाने के लिए हमें 6 सेंटीमीटर का कंपास खोलना पड़ेगा। ये देखिए बी के को जिस पॉइंट पर कट किया वो हमारा क्या है जी सी है, और कितना है जी 6 सेंटीमीटर है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको वैसे रफ सी डायग्राम बना के बताया कि क्योंकि पैरेललोग्राम होती है और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं दे आर इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल। अब देखें ये जो है अगर ए बी हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर, तो इधर कहीं एक पॉइंट बनेगा डी जिसे कहेंगे, जो ए से 6 सेंटीमीटर दूर होगा और सी से 9 सेंटीमीटर दूर होगा। तो अब हमें 2 आर्क लगाने हैं। एक आर्क लगाना है सी ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे जिसे आर्क 1 कहेंगे, फिर सी को सेंटर मानते हुए एक आर्क 2 लगाएंगे, जो दोनों जिस जगह कट करेंगे दैट इज द पॉइंट डी। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी है। अब सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए डी बी सी दोनों 6 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे, कि बी सी और ए डी यहाँ से जो डी पॉइंट बनेगा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे, विद ए एज सेंटर एंड 6 सेंटीमीटर एज रेडियस ड्रा आर्क 1, के
ए को हमने सेंटर रखना है और 6 सेंटीमीटर का, देखें जी, ये देखें 6 सेंटीमीटर का खुला हुआ है हमारे पास। तो बस अब देखो एक आर्क 1 हमने लगाया, ए को सेंटर मानते हुए इसको आर्क 1 बेशक कह दें। फिर इस तरह सिमिलरली सी डी एंड बी ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, कि ये देखें जो बी ए या ए बी और सी डी जो होगा वो अपोजिट साइड है और वो पैरेलल होंगी क्योंकि पैरेललोग्राम है, और वो दोनों क्या है 9 सेंटीमीटर की हैं। इसलिए विद सी एज सेंटर एंड 9 सेंटीमीटर एज रेडियस ड्रा आर्क 2 टू कट आर्क 1 एट डी, कि आपने क्या करना है, सी को सेंटर मानना है और क्योंकि ये जितने आप इसको इस तरह भी खोल सकते हैं, ये देखें इस पर रखकर, ये देखें बी सी। अब क्या है कि 9 सेंटीमीटर में क्योंकि 9 सेंटीमीटर के लिखी हुई, तो आप स्केल से भी खोल सकते हैं, मैंने इधर से खोल लिया। अब देखिए सी को सेंटर मानना है और पहले वाले एक आर्क लगाना है, जो पहले आर्क 2 है, ये वाला आर्क 2 है, जो पहले वाले आर्क को जिस जगह काटेगा दैट इज द पॉइंट डी। उसके बाद क्या करना है जी, सिंपल ज्वाइन कर देना है, किसको, ए को डी से ज्वाइन करना है, ये देखें ए को डी से ज्वाइन कर देना है और सी को भी डी को भी आपस में क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अब ये देखो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई। ये तो सिर्फ पैरेललोग्राम के बनाने की बारी थी। ये देखें ज्वाइन ए डी एंड सी डी हमने यहां तक कर लिया, ज्वाइन डी बी बाय यूजिंग अ डॉटेड लाइन। अब डी और बी को हमने डॉटेड लाइन से, डी और बी को डॉटेड लाइन से क्या कर लें जी, ज्वाइन कर लें, और फिर मैं बताता हूँ कि यह करना क्या है। अब देखें ना डी और बी ये हमारे पास है, अब इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दें और इसकी लेंथ भी जो है आप चेक कर सकते हैं, लेंथ ऑफ जो बी डी है जो कि एक डायगोनल है वो आप चेक करें तो ये देखें ये 8.4 क्या है 8 ये 0 पे है और इधर 8.4, तो जो इसकी लेंथ है 8.4 मैं लिख देता हूँ, जो लेंथ ऑफ जो डायगोनल जो उसने पहले हमसे पूछा हुआ था बी डी इज इक्वल टू कितनी है जी 8.4 सेंटीमीटर अभी हमने निकाली। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो लेंथ ऑफ डी बी थी ये 4 सेंटीमीटर हमने निकाल ली, पहली फाइंडिंग। दूसरा हमने क्या करना है कि उसने हमें ये कहा है, मैं दोबारा बुक से आपको बता देता हूँ। अब देखें ये मेरे पास बुक है, अब इसमें देखो क्या है, कह रहा है कि मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी, वो हमने बता दिया ऐसा। अब कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी सच दैट इट कट सी डी, के परपेंडिकुलर हमने ड्रा करना है जो सी डी को कट करे। यहां तक आप देखें, फिर आगे नेक्स्ट में आपको बताता हूँ कि ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो सी डी को कट करे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि परपेंडिकुलर ड्रा में करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बता देता हूं कि लिखना है कैसे। देखें, विद बी एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी ड्रा आर्क 1 अबव ए बी एंड आर्क 2 बिलो ए बी, कि अब हमने ये करना है कि वो ये पॉइंट के हाफ से ज्यादा यानी कि आपने जो ए बी को हाफ से ज्यादा, देखो आधे से ज्यादा आप देख सकते हैं कि मैंने ओपन किया हुआ है, और एक आर्क लगाना है आर्क 1 अबव ए बी एंड बिलो ए बी, दूसरा मैंने क्या लगा देना है, बिलो ए बी लगा दिया। फिर इसी तरह आप अगला देखेंगे कि विद बी एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ए बी, अच्छा ये हो गया ये वाला। सिमिलरली विद ए एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ सेम एज द प्रीवियस स्टेप, मतलब जितना मैंने आधे से ज्यादा ये देखो खोला हुआ है, ये मैंने आर्क लगाए हैं ऐसे, मैंने इसको सेम एज द प्रीवियस, मतलब वो जो पहले वाला जितना ओपन हुआ रेडियस वही रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा। स्टेप ड्रा आर्क 3 टू कट आर्क 1 एट x एंड ड्रा आर्क 4 टू कट आर्क 2 एट y, कि आपने क्या करना है कि बी पर ए को सेंटर पे रखना है और आपने एक आर्क करना है जो आर्क 1 को, ये आर्क 1 था और ये आर्क 3 ने आर्क 1 को काटा, और ये जो आर्क 2 था अब इस आर्क को आर्क 4 जो है काटेगा। जिस जगह आर्क 3 और 1 ने एक दूसरे को काटा दैट इज द पॉइंट x, एंड जिस जगह ये काटा दैट इज द पॉइंट y। नाउ ज्वाइन x एंड y, हमने x और y को क्या करना है, ज्वाइन करना है, लेकिन ऐसे क्या करना है, ज्वाइन करना है ताकि वो क्या करे, सी डी को कट करे। देखो सी डी को इसने जिस जगह कह रहा है, जिस जगह कट करा है ना वो पॉइंट टी है, तो हमने क्या करना है
ए टी की लेंथ यानी ए से टी तक लेंथ मेजर करनी है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको भी पहले ना डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देता हूं, फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको सब पढ़ के बता के और एक्सप्लेन भी कर देता हूं। थोड़ा सा ताकि बिल्कुल ये देखो हमने क्या किया, ए और टी को ज्वाइन कर दिया। अब हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है, लेकिन मैं बुक से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। कह रहे ए बी दैट कट सी डी, जो सी डी को कट करता है, बिल्कुल सी डी को कट कर दिया। फिर कहता है मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए टी, ए से टी तक राइट मेजर करें इसकी लेंथ को, सच दैट कह रहे इस तरह जो टी इज द पॉइंट, कह रहे टी वो पॉइंट है वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए ऑफ ए बी, कि टी वो पॉइंट है जहां पर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने सी डी को कट किया। यानी कि जो टी वो पॉइंट है जो ए बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है, उसने जिस ए बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है, उस लाइन ने सी डी को जिस पॉइंट पर कट किया है, दैट इज द पॉइंट टी, मुझे कह रहा है। तो अब हम आपको देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में बता दूं, कट हो गया, ज्वाइन एक्स और वाई को टू 10 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी दैट कट ए सी डी एट टी, ज्वाइन टी ए और ए को ज्वाइन कर देना। ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर जो पैरेललोग्राम। तो इस तरह है, ये देखें मैं आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आप बेशक इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नीचे वाला भी एक दफ़ा फिर आपको दिखाऊं। यूँ ही नहीं कि मैं आगे, ये आपके पास आ गए। इस तरह पूरे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं मेजर करते हैं जो सेकंड फाइंडिंग है हमारी, लेंथ ऑफ 80। तो लेंथ ऑफ 80 हमने करना है जी। अब देख सकते हैं कि ये देखें, ये जो लाइन है और ये जो पॉइंट है, बिल्कुल 7 के बाद पहली लाइन जो है 7.1 जो टी है, यानी इधर देखें ये 0 पे है और इस साइड पे 7 के बाद किधर कहाँ पर है, पहली लाइन पे है। तो इसलिए हमारे पास जो लेंथ ऑफ 80 है, दूसरी सेकेंड वाली फाइंडिंग, लेंथ ऑफ कौन सा जी 80 इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 4 और 5 के बाद अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, उसकी स्टेटमेंट में पढ़ के आपको बता देता हूँ, जिसमें कह रहे हैं फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा फॉर द मार्क्स ऑब्टेन इन द टेस्ट बाय 88 स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि एक जो 88 स्टूडेंट हैं उनके क्या हुए, टेस्ट लिए गए, उन जो वो जो टेस्ट है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। जो टेबल है वो उसने दे दी है। तो टेबल उसने क्या दिया हुआ था कि एक ये चीज़ और ये सिर्फ 2 उसने कॉलम दे दिए थे, बाकी ये जो 1 2 3 4 जो नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाए हैं, ये इसलिए बनाए क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब देखिए मेरे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, मुझे लगा रहा हूँ समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इससे पहले एक जो सेक्शन बी का लास्ट पार्ट था उसमें मैंने दोनों में जो फार्मूला यूज़ किए थे, आप वो भी देख सकते हैं कि वो कब यानी कि वो सिंपल एक अनग्रुप डेटा था उसमें लिए थे, लेकिन उस डिस्कशन में हम नहीं जाते। सिंपल सी बात है, मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है सब डेफिनेटली वही स्टेप आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहले देखें मुझे ना एक्स बार चाहिए, यानी कि मीन चाहिए। तो मीन के लिए मुझे एफ एक्स चाहिए होगा और उसके लिए समेशन एफ तो इन सारी फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करोगे तो आपके पास समेशन एफ तो आ जाएगा। ये नीचे वाला समेशन एफ एक्स, यानी एफ और एक्स का प्रोडक्ट चाहिए। एफ तो मेरे पास है, एक्स है ही नहीं। जब मेरे पास इधर एक्स आ जाएगा, एफ और एक्स को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सारे नंबर यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरे पास समेशन एफ एक्स आ जाएगा और समेशन एफ हो जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मीन यहाँ पे आ जाएगा जिसका स्क्वायर मुझे लेटर ऑन लेना है। उसके साथ इधर अगेन समेशन एफ है, समेशन एफ हमारे पास है। मुझे क्या चीज एफ समेशन एफ एक्स का स्क्वायर, यानी मुझे प्रोडक्ट चाहिए किसका, एफ के साथ जो एक्स स्क्वायर है, यानी एफ और ये वाला जो एक्स स्क्वायर है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन सारे कॉलम को मैं फिल करूंगा तो इन सारों का जो रिजल्ट आएगा, इन सारी वैल्यू को ऐड करूंगा तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल अभी देखें मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। समेशन एफ तो दोनों में कॉमन है जो कि ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए हमें ये तो चीज चाहिए नहीं। मुझे 3 चीजें चाहिए।
एक मुझे चाहिए मीन, और मीन के लिए मुझे एफ एक्स का क्या चाहिए, प्रोडक्ट का जो सम है वो चाहिए। दूसरा जो है मुझे जो एफ एक्स स्क्वायर है, यानी एफ और एक्स स्क्वायर है, इनका प्रोडक्ट जो होगा उसका मुझे सम चाहिए। तो एक्स कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमने ये समझ लिया। देखिए एक्स को निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। वो क्या होता है कि ये जो दो वैल्यू होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों वैल्यू को आपने ऐड कर देना है। यानी 0 में आपने क्या ऐड करना है, 10 और 2 पे डिवाइड करना है। तो देखो 0 प्लस 10 10 ही होता है, 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। ये देख सकते हैं मेरे पास 5 आ गया, जो कि एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्स की वैल्यू आपकी आई है उसका स्क्वायर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पास एक्स की वैल्यू जो है उसका जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 25। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर आया है उसको एफ से मल्टीप्लाई कराओ। तो एफ मेरे पास देखें क्या है जी, 6 है। एक्स स्क्वायर मेरे पास कितना है जी, 25 आया है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 150 आ जाता है। तो एफ एक्स स्क्वायर वाला कॉलम है। फिर कहते हैं जो एफ और एक्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये रहा एफ और ये रहा एक्स। तो एफ की वैल्यू क्या है जी, 6 है, और एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, क्या है, 5 है। इनको मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 6 5 सर क्या हो जाएगा, 30। अब आप देखें कि मैंने पहला का जो रो है उसे कैसे फिल किया। सारी रो 1 बाय 1 इसी मेथड को फॉलो करते हुए आएगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, एक्स निकला। उस एक्स का अगले वाले में स्क्वायर लेना था, मैंने इसी एक्स का स्क्वायर लिया। फिर उसमें अगला क्या करना था, जो एक्स स्क्वायर आया था उसको मैंने एफ से मल्टीप्लाई कराना था। तो इसलिए मेरे पास एफ की वैल्यू क्या है, 6 है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है। इनको मल्टीप्लाई किया 150। उससे अगले वाले में एफ और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एफ और ये एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 6 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 30। तो ये मेरा जो फर्स्ट रो है ये कंप्लीट होगी 1 बाय 1। इसी से हिसाब से मैंने बाकियों को भी मल्टीप्लाई कराना है। तो चले हम देखते हैं आगे। 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ये 30 हो जाएगा। 30 का हाफ जो है 15 हो जाएगा। फिर देखें जी 20 में मैं 30 ऐड करूंगा जो कि 50 होता है, और 50 का हाफ क्या होता है, 25 होता है। फिर अगेन मेरे पास देखिए 30 है, यानी 30 और 40 को मैं ऐड कर दूंगा और 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी, 35 आ जाएगा। क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये 70 हो जाएगा। 30 और 40 70 डिवाइड बाई 2 कितना होता है जी, 35। थोड़ा नीट करके लिख देते हैं। फिर 40 और 50 ये 90 हो जाएगा। 40 में 50 आपने ऐड कर देने हैं और 2 पे डिवाइड कर देने हैं तो पीछे कितना आ जाएगा जी, 45 आ जाएगा। इधर देखें ये सारी जो एक्स एन का स्क्वायर, इधर आपने क्या लेना है जी, 15 का स्क्वायर लेना है जो कि 225। 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर, एंड देन वी हैव 45 का 45 स्क्वायर। 35 का स्क्वायर हम ले लेते हैं जी, 1225 and 45 into 45 2045 2025। अब हमने क्या करना है कि x इनको मल्टीप्लाई कराना है। f कितने हैं जी, मेरे पास 16 है, और ये क्या है जी, 225 है, और f 25 है, और 625 है, और f 25 है, और 1225 है, ये 17 है, और ये क्या है जी, 25 है। इन सारों को 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आया जी, 625 16 225 3600 आ रही है। इससे नीचे वाला हमारे पास 1500 आ जाएगा जी, सॉरी 15,000 आएगा। और उससे अगला जो है 1225 को 25 से मल्टीप्लाई किया 30,625 आ गया। 30,625 34 425। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना f और x है। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, और फिर 16 15। देखिए जी 16 को थोड़ा नीट करके लिखते हैं, 16 और 15 मल्टीप्लाई होगा। 16 एंड 15 24 25 होगा जी, 24 और 25 होगा, 24 25 35 हो जाएगा। 25 और
35, 17, 45। इनके आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं जी? पहला 30 है, 240 आ गया जी, 600, 875, 765, और इनका सम आ गया जी 2510। और इसका भी सम मैंने निकाला हुआ था, समेशन एफ एक्स स्क्वायर। समेशन एफ एक्स स्क्वायर जो है ना 83,800, 83। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से मैंने पहले रो में आपको समझाया कि मैंने कैसे जो है सारा रो को फिल किया, उसी हिसाब से बिल्कुल सेम तरीके से मैंने यहाँ नीचे वाले को भी रो को फिल करके मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। तो मुझे क्या चीज़ चाहिए थी? समेशन एफ एक्स स्क्वायर। तो ये एफ एक्स स्क्वायर की ये सारी वैल्यू जो इक्वल के बाद आई हैं, इन सारी वैल्यू को इक्वल के बाद की जो है 1 बाय 1 ऐड किया, 83,800 आ गए। दूसरा मुझे एफ एक्स का भी सम चाहिए, तो इसलिए ये इक्वल के बाद की जितनी वैल्यू है इन सारों को मैंने ऐड किया, 2510 आ गए। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले निकालता हूँ जी, इसका यहाँ सोल्यूशन की हेडिंग दे देते हैं, जो मीन है ना वो निकालते हैं, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स मेरे पास आ गया जी, समेशन एफ एक्स 2510 आ गया, जबकि ये नीचे 88 आ गया। तो यूं मेरे पास जो मीन है जब इनको मैंने डिवाइड किया जी 2510 88, 28.52 आ गया, 28.52, दैट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है जी। ये देखें हमारे पास ये पहला काम हमने कर लिया। ये क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर इधर वैल्यू पुट करनी थी। अब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पर जी, समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस जो ये मैंने मीन निकाला है उसका स्क्वायर। समेशन एफ एक्स स्क्वायर मेरे पास वैल्यू आ गई है, ये देख सकते हैं, समेशन एफ एक्स स्क्वायर 83,800 है। तो ये लिखा जी मैंने 83,800 डिवाइडेड बाय 88, क्योंकि समेशन एफ की वैल्यू ये देख सकते हैं 88 है। आगे माइनस मेरे पास 2852 है, 28.52, लेकिन इसका स्क्वायर है तो मुझे यहाँ स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट आपने ऐसे ही। अब आपने क्या करना है, 83,800 को 88 पे डिवाइड जब हम करते हैं, 83,800 डिवाइड बाय 88, तो 952 क्या आ रहा है जी, 952.28 आ रहा है। उसमें से हमने आगे जो वैल्यू आ रही है इसकी 28 वाले की 138.8896 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट करा लेती हूँ, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कराएं। जब इन दोनों की हमारे पास, नहीं सॉरी, ये वैल्यू गलत आ गई, ये वैल्यू मैंने हमारे पास आ गई, ये आता है जी 813.3904, और इन दोनों का को जब सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो ये आता है जी 138.896। फिर इसी का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 11.785 आ रहा है, 785, यानी ये स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह आ रहे। तो यूं फाइनल हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा जी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 11.79 आप लिख सकते हैं, यानी कि 79 भी लिख सकते हैं, या स्टैंडर्ड डेविएशन को आप लिख सकते हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, या चलें ऐसे लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू 11.8, इसके साथ APPROX इसके साथ भी लिख सकते हैं, APPROX, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया ना, यानी कि वैल्यू को 8 इसलिए बना दिया क्योंकि 7 के बाद 9 था, दैट इज 79 इज वेरी क्लोज टू 80 यानी 0.8, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया ये। तो यूं हमारे पास जो आ गया जी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 11.8, इसके साथ लिखते हैं जी MAR के मार्क्स, और इधर लिखना है जी अप्रॉक्स, कि ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, ये नॉट 100% नहीं है। तो यूं हमारे पास जो स्टूडेंट हो गया जी ये पेपर कंप्लीट, इसके सारे पार्ट उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं जो कमेंट में जरूर आइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।